ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको अभी आवाज आ रही है? एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। अशरामपाल, रुपिंदर कौर, हर कोमल, अर्पण, आपको आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज एक बार यहाँ पे यस लिख दो। ओके। सो ये हमारा जो करंट अफेयर है, दिस इज रिगार्डिंग ग्लोबल टीवी रिपोर्ट, जिसको रिसेंटली 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है। ये एक एनुअल रिपोर्ट है, मींस हर साल ये साल में एक बार निकाली जाती है। सो दिस रिपोर्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड अप टू डेट असेसमेंट ऑफ द टीबी एपिडेमिक एंड प्रोग्रेस इन प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज एट ग्लोबल, रीजनल एंड करंट कंट्री लेवल। तो सिंपल कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है टोटली दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट एंड दिस इज अपडेटेड रिपोर्ट रिलेटेड टू टीबी एपिडेमिक केसेस। जितने भी टीबी के केसेस हैं उनका एक असेसमेंट किया जाता है, उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जहां पर टीबी की प्रिवेंशन के लिए, उस पर रोकथाम लगाने के लिए, उसके डायग्नोसिस, उसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए यहाँ पे रीजनल, ग्लोबल और कंट्री लेवल पे, मतलब वैश्विक, क्षेत्रीय और किसी कंट्री के लेवल पे ये काम किया जाता है, सो दैट इन केसेस को कम से कम किया जा सके। अभी कुछ एक इसके रिपोर्ट के हाइलाइट्स हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। अब ग्लोबल टीवी रिपोर्ट के हाइलाइट्स में अगर हम देखें 2024 के हाइलाइट्स में, so it shows that 8.2 million people were newly diagnosed with TB in 2023। 2023 में लगभग 8.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको टीबी से अभी डायग्नोज किया गया है। A figure that represents the highest number of TB cases recorded by the WHO since it began global TB monitoring in 1995। तो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा नंबर है। 1995 से ये जो आपका टीबी है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, मल्टीपल रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं और इसमें कह रहे हैं कि लगभग 8.2 मिलियन लोग जो हैं उनको लगभग यहाँ पे उपचार मिला है और उनको 2023 में यहाँ पे ट्रीट किया गया है, उनका डायग्नोसिस किया गया है। इट ऑल्सो मार्क्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम 7.5 मिलियन न्यू टीबी केसेस रिपोर्टेड इन 2022। तो 2022 में लगभग 7.5 मिलियन लोग जो थे वो उनमें टीबी के लक्षण देखे गए थे, ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण देखे गए थे, जिसमें से 8.2 को यहाँ पे डायग्नोज किया गया है। 55% ऑफ द पीपल हु डेवलप्ड टीबी वर मेन, 33% वर विमेन एंड 12% वर चिल्ड्रन एंड यंग एडोलेसेंट्स। तो कह रहे हैं कि 55% आबादी जिसमें टीबी के लक्षण देखे गए हैं, टीबी की कुछ एक आप कह सकते हैं कि लक्षण देखे गए, सिम्टम्स देखे गए हैं, सो उसमें से लगभग 33% जो है वो विमेन है, 12% जो है 55% जो लोग हैं उसमें आपके मेन हैं, मतलब 100 लोगों में से अगर किसी में टीबी है तो 55% मेल में है और लगभग 33% फीमेल में है और बाकी 12% कुछ एक एडोलेसेंट्स में और कुछ एक चिल्ड्रंस में ये बीमारी पाई जाती है। सो इससे हमें पता लगता है कि टीबी केसेस ज्यादातर मेन में ज्यादा है, विमेन में कम, देन चिल्ड्रन में उससे कम है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यू टीबी केसेस वर ड्रिवन बाय 5 मेजर रिस्क। तो कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट के हिसाब से, एक स्टडी के हिसाब से ये देखा गया है कि टीबी केसेस उन लोगों में पाए जाते हैं जिनमें अंडर न्यूट्रिशन है, मींस जिनमें पोषण अधिक मात्रा में प्रेजेंट नहीं है, जिनमें एचआईवी इन्फेक्शन है, जो अल्कोहल यूज करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं या फिर डायबिटीज से जो ग्रसित है, तो इन लोगों में टीबी के केसेस ज्यादा पाए जाते हैं। सो दीज आर दी 5 मेजर रिस्क फैक्टर जिनके साथ टीबी एसोसिएटेड रहता है। तो इन सब लोगों में टीबी के लक्षण पाए जाते हैं और ये रिपोर्ट एनुअल है जहां पे टीबी की रिपोर्ट के बारे में ये बात करता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को निकालता है हर साल। अब ये करंट अफेयर 2 थे बट मैंने इनको कंबाइन किया है। ये है एक फेस्टिवल, निंगोल चाकोबा फेस्टिवल, ये मणिपुर स्टेट में मनाया जाता है और ये रिलीजियस फैक्ट यहाँ पे फेस्टिवल है। निंगोल चाकोबा फेस्टिवल जो है, इसमें जितनी भी न्यूली मैरिड विमेन्स होती हैं उनको इनवाइट किया जाता है डिनर के लिए। हो गया, ये हो गया था, राइट। नेक्स्ट, रिसेंटली एटलीस्ट 10 पीपल डाइड आफ्टर माउंट Tobi Leki in eastern Indonesia erupted and forced authorities to evacuate several nearby villages। तो इंडोनेशिया, मैंने आपको बताया था कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नियर बाय इंडोनेशिया में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं वोल्केनिक। तो उसमें से एक माउंट है दैट इज माउंट लेओ तोबी, दैट इज लेकी नाम से यहाँ का ईस्टर्न पार्ट है, एक पेनिनसुला है, उस एरिया में ये इरप्ट हुआ
और जिसके कारण बहुत सारी वहाँ पे जो अथॉरिटीज, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको लोगों को घरों से बाहर निकालकर दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता था इन सब लोगों के लिए। 10 लोगों की यहाँ पे मृत्यु भी हुई है। अब ये स्ट्रेटोवोल्केनो का टाइप है, राइट। स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होते हैं? दीज आर टॉल, स्टीप एंड कॉनिकल शेप के वोल्केनो। सो ऐसे वोल्केनो जिनका हाइट बहुत ज्यादा है और जिनका कॉनिकल शेप है, जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, उनको हम स्ट्रेटोवोल्केनो कहते हैं। जैसे शील्ड वोल्केनो है वो फ्लैट होता है, बट जो दूसरा आपका स्ट्रेटोवोल्केनो है ये इसकी हाइट काफी ज्यादा होती है। They are typically found above these subduction zones and they are often part of the large volcanically active regions such as Ring of Fire that frames much of the Pacific Ocean। तो ज्यादातर ये सबडक्शन एरिया के ऊपर वाले भाग में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने वहां पे ओशन कन्वर्जेंस करवाया था, तो ओशन प्लेट एक सबडक्ट होगी, एक अबडक्ट होगी। तो जहां पे अबडक्शन हो रहा है मतलब सबडक्शन से अपर पार्ट में ये पाए जाते हैं। ज्यादातर ये उन एरिया में पाए जाते हैं जहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी प्रेजेंट है, मतलब जहां पे वोल्केनो एक्टिव स्टेज में होता है। ऑल्सो रिंग ऑफ द फायर जो है, या फिर जिसमें आप कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वहां पे ये ज्यादातर पाए जाते हैं। स्ट्रेटोवोल्केनो comprise the largest percentage, that is 60% of the Earth's individual volcanoes। तो स्ट्रेटोवोल्केनो जो है पूरे विश्व में जितने भी वोल्केनो पाए जाते हैं उसका 60% भाग इनसे ही बनता है। एंड दे आर मोस्ट characterized by the eruptions of andesite and dacite lavas that are cooler and more viscous than the basalt। तो कौन सा लावा हुआ है जहां पे लावा जो है ज्यादा विस्कस नहीं है, सॉरी मोर विस्कस है बसाल्ट से। एसिडिक या बेसिक? एसिडिक हुआ ना, तो एसिडिक लावा से बने हुए हैं। सो स्ट्रेटोवोल्केनो को प्लीज आपने याद रखना है, आपको ऑलरेडी करवा रखा है। बहुत मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मार्च में ही हुआ है ना, 1 महीना पहले ही हुआ है। बट जो चीजें हो जा रही हैं उनको याद करके रखिए, है ना। कभी आपसे ही कई क्लास में फॉर एग्जाम्पल सर ने पूछ लिया कि स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होता है, वो मेरे से पूछेंगे आके कि उनको क्यों नहीं आता है ना। ऑल्दो मैंने करा रखा है, तो आपसे ड्रेनेज पैटर्न पूछ लें, बट आप आगे से ब्लैंक हो जाएं तो फिर वो मेरे ऊपर बात आ जाएगी कि आपने करवाया भी है, ये किस तरह से करवाया है कि बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो आपने लिखा भी है, डायग्राम भी बनाया है, और आपने सारे सबडक्शन एरियाज भी देखे हैं, एडक्शन भी देखा है ना, हिमालयस की फॉर्मेशन। आगे जब पूरा का पूरा कंक्लूड कर लेंगे हम ज्योग्राफी, तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एक पार्ट्स ही हैं जो कि फिजिकल ज्योग्राफी के हैं, राइट। आपकी जो ओवरऑल मेंस में ज्योग्राफी आती है वो सोशल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तीसरी आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी जैसे कि स्ट्रेटोवोल्केनो 60% भाग बनाता है, वैसे ही 60% आपकी ज्योग्राफी का जो पार्ट है दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी। 20% आपकी इंडियन ज्योग्राफी है, बाकी जो रह गया 20%, 10% वो सोशल आपकी ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो इसलिए इसको नहीं आपने छोड़ना है। जब ये समझ में आएगी आपको, तभी आप सोशल इकोनॉमिक कर सकते हैं, तभी आप इंडियन ज्योग्राफी प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। व्हाट आर ऑर्फन ड्रग्स? हो गया है, हो गया है। अच्छा, ये पक्का? अच्छा, कौन साइड हो रहे हैं बीच बीच में? सेंट्रल वाटर Commission. Glacial lakes and other water bodies across the Himalayan region saw a 10.8% increase in the area from 2011 to 24 due to climate change, signaling a heightened risk of glacial lake outburst floods, according to Central Water Commission report। ये कह रहे हैं कि 2011 से लेके 2024 तक हिमालयन रीजन में अगर हम देखें, हिमालय क्षेत्र में अगर हम देखें, जहां पे ग्लेशियर लेक होती हैं, जहां पे वाटर बॉडीज है, मतलब ग्लेशियर वाटर बॉडीज है या ग्लेशियर लेक है, ग्लेशियर के आसपास के लेक्स, तो उनका एरिया बढ़ा है। एरिया बढ़ने का मतलब क्या है कि वहां पे अब मेल्टिंग ज्यादा हो रही है। नहीं तो पहले ग्लेशियर ही होते थे, अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो वहां पे एरिया इंक्रीज हो रहा है, और एरिया इंक्रीज हुआ लगभग 10.8%, लगभग 11% एरिया यहाँ पे इंक्रीज हुआ है हिमालयन रीजन में, क्योंकि देयर इज क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्टिंग ऑफ द आइस। और इसे कह रहे हैं कि रिस्क ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। तो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा पानी बढ़ता जाएगा तो ग्लेशियर लेक में पानी का स्तर बढ़ जाएगा, और जब ये ग्लेशियर लेक का पानी बढ़ेगा तो इट विल लीड टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, मतलब लेक जो है अपने फ्लो से ज्यादा फ्लो करेगी, मतलब बर्स्ट करेगी, एंड इससे फ्लड आएगा। तो यहाँ पे फ्लडिंग का रीजन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये पानी का लेवल मान लीजिए 50 मीटर तक ही है,
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नियर बाय सब जगह से पहाड़ों से पानी जो है पिघलता जाएगा, ये 100 मीटर तक चला जाएगा। अब ये नॉर्मल इस गोर से जारी है, फिर बाद में ये उछल के बाहर की तरफ जाएगा, राइट। तो इससे आउटबर्स्ट होगा, फ्लड आएगा। सो जितना ज्यादा आपके ग्लेशियर लेक्स के नियर बाय का एरिया क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर पिघलेंगे, आइस कैप्स पिघलेंगे, तो आगे चलकर ये फ्लड का कारण बन सकते हैं। और ये रिपोर्ट है सेंट्रल वाटर कमीशन की, सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, कई बार पूछा भी गया है इसके बारे में एग्जाम में। सो CWC क्या है? तो सेंट्रल वाटर कमीशन, इट इज अ प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो जल संसाधन या पानी के जितने भी संसाधन हैं, वाटर रिसोर्सेज की सबसे प्रीमियर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, वो आपकी वाटर कमीशन है। प्रेजेंटली फंक्शनिंग एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कह रहे कि अभी हाल ही में वर्तमान में ये जो आपका सेंट्रल वाटर कमीशन है, केंद्रीय जल आयोग, ये केंद्रीय जल आयोग जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर काम करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ही एक डिपार्टमेंट है, दैट इज वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजर्वेशन, इसके अंडर ही काम करता है। तो विभाग इसका ये है, मिनिस्ट्री इसकी ये है, और ये सेंट्रल वाटर कमीशन है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसकी, जैसे कि इनिशिएटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड फर्दरिंग in consultation with the state governments concerned schemes for control, conservation, utilization of water resources throughout the country for the purpose of flood control, irrigation, navigation, drinking water supply and water power development. Simple. पानी से रिलेटेड जितने भी आपकी अलाइड सर्विसेज है या फिर मेजर एरियाज है, उसके ऊपर डील यही करता है। इसका मेन काम है कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक आपसी समझौता करके रखना, आपसी संबंध बना के रखने, जहां पे ये स्कीम्स लेके आता है पानी को कंट्रोल करने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए और इसको प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए, राइट। और वाटर रिसोर्सेज को पूरे वर्ल्ड, पूरे के पूरे थ्रू आउट इंडिया इन रिसोर्सेज को बचाने का काम है इसका मेन सेंट्रल वाटर कमीशन का। ऑल्सो फ्लड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मतलब बाढ़ आए तो उसको कैसे कंट्रोल करें, आप पानी को इरिगेशन के लिए कितना यूज कर सकते हैं, चाहे आप ट्यूबवेल से करें, चाहे आप नहरों से करें, राइट। आप नेविगेशन में कैसे यूज कर सकते हैं वाटर को, जैसे कि नेशनल वाटरवेज हम पढ़ेंगे आपके इंडियन ज्योग्राफी में, तो नेशनल वाटरवे 1 है, नेशनल वाटरवे 2 है, तो वाटरवेज को भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे गंगा से हल्दिया तक जो है आप शिप चला सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, सड़क के ऊपर जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि गंगा का जो पानी है उसका फ्लो अच्छा है, डेप्थ अच्छी है, तो उसके ऊपर आप शिप चला सकते हैं। लिटिल, बहुत बड़े शिप नहीं, पर छोटे शिप चला सकते हैं, जिसके थ्रू आप सामान भी लेके जा सकते हैं, फ्रेट भी लेके जा सकते हैं, जो कि हमें मालगाड़ी में ले जाना पड़ता है, तो वो कन्वीनियंट सोर्स रहेगा। ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए भी काम करता है ये, कि घरों में जो पानी आता है उसकी भी सप्लाई, और वाटर पावर डेवलपमेंट, और इससे जितने भी डैम्स बनाए जाते हैं उसके ऊपर भी काम करता है। तो जो आपका सेंट्रल वाटर कमीशन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर काम करता है, डिपार्टमेंट इसका सामने लिखा है। और इन्होंने कहा है कि जितने भी ग्लेशियर लेक्स हैं या फिर वाटर बॉडीज हैं अपर हिमालयस में, उनका एरिया 10.81% इंक्रीज हुआ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और आगे चलकर वो फ्लड का कारण बन सकता है। ये तो नहीं हुआ था कालका शिमला। सो कालका शिमला रेलवे KSR, यहाँ पे जो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एक पॉसिबिलिटीज देखनी चाहिए, ताकि जो ये कालका शिमला नैरो गोज की जो रेलवे चलती है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसको ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जाए। सिंपल, ये कह रहे हैं कि इस ट्रेन को आप ग्रीन हाइड्रोजन के साथ चलाइए, ताकि जो गवर्नमेंट के ऊपर लोड है डीजल का, और डीजल का खर्चा भी बच जाए। ये इलेक्ट्रीफाई नहीं है, ये डीजल से ही चलती है। और ये कह रहे हैं कि डीजल जो है आगे चलकर पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो उससे बेटर है कि अगर आप इसको ग्रीन हाइड्रोजन से चलाएंगे तो सरकार के लिए फायदेमंद है और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। सो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है कालका शिमला रेलवे। ये नैरो गोज है, मतलब इसमें सिंगल लाइन है, और नैरो गोज रेलवे इन द नॉर्थ इंडिया which traverses a mostly mountainous route from Kalka, Haryana to Shimla, Himachal. कंस्ट्रक्शन इसकी की गई थी 1898 में, और समर कैपिटल थी उस समय शिमला, ब्रिटिश इंडिया की। और इसके जो इंजीनियर थे उनके बारे में दे रखा है नाम S. हैरिंगटन। तो सिंपल ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इस एरिया में अगर आप बात करें, मतलब हरियाणा के कालका से लेके अपर हिमालय तक जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि हिमालयन इकोसिस्टम को प्रभावित कर रही है रेलवे, क्योंकि डीजल यूज किया जाता है। कभी कभी ये अपनी ऐसी बातें करते हैं ना, क्योंकि पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। टॉय ट्रेन ही है, हाँ वही है। सो इसमें 5-6 डब्बे होते, ज्यादा नहीं है ना।
सो अब इसमें कह रहे हैं कि 96 किलोमीटर का एरिया है, सिंगल ट्रैक है, इसको टॉय ट्रेन भी कहते हैं। 1903 में इसको चलाया गया था पहली बार। 18 स्टेशन है इसमें, 102 टनल्स हैं और 850 ब्रिजेस हैं। ये सब आपने याद नहीं करना है कि कितने ब्रिज है, कितना क्या है, ये स्टेट जी उसमें पीसीएस वगैरह में आता है, तो आपने यहाँ का देना नहीं है। सो सिंपल कह रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को आप यूज करिए, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टाइटल मिला था 2008 में अंग्रेजों ने। ये नाम चीफ इंजीनियर एस हैरिंगटन, ये चीफ इंजीनियर है, इन्होंने बनाया था इसको। तो इसमें मल्टीपल टनल्स हैं, मल्टीपल स्टेशंस हैं और 850 से ज्यादा ब्रिज है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज विंड वैक्स। ये तो नहीं हुआ था, अब मेरे को पूछना पड़ेगा ना बीच में। तो एक्सरसाइज विंड वैक्स दैट इज 2024। तो वियतनाम और इंडिया के बीच में एक हो गया। देख लो, नहीं हुआ तो भी ये शेड्यूल हुई थी, हो गया, आया था, दूसरी एक्सरसाइज थी, कोई बात नहीं। सो 4 नवंबर 2024 से लेके 23 नवंबर 2024 तक एक इंडिया और वियतनाम के बीच में एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है विंड वैक्स 2024, और ये अंबाला कैंट में हुई और चंडी मंदिर कैंट में हुई, चंडीगढ़ में। तो ये देखो आप, तुम लिखा है उसने, हुई है, अच्छा फर्स्ट हुई है। सो ये बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, और इसे पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स दोनों को ही यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया है। सो मेन एम क्या है, दोनों के बीच में जो कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ाना, क्षमताओं को बढ़ाना, राइट। सो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और पीस कीपिंग के लिए भी ये काम करता है। सो अंबाला एंड चंडी मंदिर में हुई है 2024 में नवंबर में, और ये भारत और वियतनाम के बीच होती है, ये आपने याद रखना, राइट। ये हुआ था पीएम विश्वकर्मा योजना। सो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, more than 2 million applications have been successfully registered under the Pradhan Mantri Vishwakarma scheme which was launched in 2024। तो 2023 में सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसमें लगभग 2000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, आवेदन यहाँ पे किया है। सॉरी 2 लाख नहीं, 2 मिलियन से ज्यादा, राइट। सो 20 लाख, हाँ 20 लाख। आईवी में एसीआईओ की पोस्ट होती है, उसमें ग्रेजुएशन लास्ट ईयर वाले फिल कर सकते हैं। नेट आप नोटिफिकेशन देखिए प्लीज एक बार। हाँ जी खुशप्रीत, बोलिए क्या कह रहे हैं। देखिए अक्टूबर की पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जब आपका पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा, आपका नवंबर का। आईबी वाला एक बार नोटिफिकेशन देखिए। सो लगभग 20 लाख लोगों ने इसने अप्लाई किया है जब से ये सरकार ने स्कीम स्टार्ट की है। रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हुई है इसमें। अब ये है क्या स्कीम, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना, जिसमें 20 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया, राइट, अप्लाई किया। सो इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसे MSME मिनिस्ट्री कहते हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और इट ऑफर सर्विसेज लाइक मार्केट लिंकेज, सपोर्ट, टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग, इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस टू आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्सपर्संस एंगेज्ड इन स्पेसिफाइड ट्रेड्स। इसको 5 साल के लिए लॉन्च किया गया है, 2023 से लेके 2027-28 के फाइनेंशियल ईयर तक, राइट। अब सिंपल विश्वकर्मा का मतलब क्या है, जैसे कि कुछ एक लोग हैं जिनका खानदानी ही पेशा होता है ना, फैमिली का ही खुद का बिजनेस होता है शुरू से। अगर कोई बुनकर है तो वो बुनाई करते हैं, है ना, कोई अगर कढ़ाई का काम कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे, तो इसी का काम करते हैं। तो हर एक व्यक्ति का अपने, मतलब जो आर्टिसंस हैं, जो आर्टिस्ट हैं या फिर जो क्राफ्ट पर्सन है, वो चाहते हैं कि आगे से आगे इनका रोजगार बढ़ता रहे, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है अपना खुद का काम छोड़कर आगे से आगे जॉब की तरफ भाग रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का ये इसमें इनिशिएटिव है कि विश्वकर्मा का सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ पे जो आपका फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस है ना, चाहे वो ट्रेडिशनल स्किल है आर्टिसंस का या फिर
जो हाथ या टूल्स के थ्रू जो काम करते हैं, राइट, जैसे कि चिकनकारी है ना, फिर कढ़ाई, फिर कई जगह पे कोई चप्पल बनाने का काम करता है, चूड़ी बनाने का काम करता है, पेंटिंग का काम करते हैं, मल्टीपल टाइप के काम है जो लोग करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस थी लोग उसको भूलते जा रहे हैं, तो इसे क्या है, जो आपका ट्रेडिशनल जो आर्ट है वो यहाँ से लॉस हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा ये चलती रहनी चाहिए, है ना। गुरु क्या था, पिताजी, और आगे शिष्य कौन है, बेटा, तो वही आगे से आगे उसको लेके चलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्कीम को चलाया है। इट एम्स टू इंप्रूव द क्वालिटी एज वेल एज द reach of the products and services of artisans and craftspersons to ensure that the Vishwakarmas are integrated with the domestic and global value chain। सिंपल कह रहे हैं कि इसमें ये जो गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाना चाहते हैं, जो लोगों के उत्पाद हैं, प्रोडक्ट है, उनको इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट तक रिकॉग्निशन देना चाहते हैं, ताकि जितने भी आपके आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट पर्सन हैं, जिनको विश्वकर्मा कहा जाता है, इनका घरेलू मार्केट में भी और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी इनकी रीच पहुंच सके और इनका जो वैल्यू है अपने प्रोडक्ट की वो मिल पाए। क्योंकि हैंड मेड जो भी चीज होती है ना आपकी, वो बहुत महंगी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जो जयपुर में देखा, जयपुर बहुत आर्टिस्टिक है ना, जयपुर में क्या कहते हैं, दुपट्टे का काम करते हैं, कुछ चूड़ी बनाते हैं, आजकल रील में भी आता है काफी, हाँ, उसी टाइम गर्म करके। और एक वो है, क्या कहते हैं, वहां पे एक शीशे की बनाते हैं, वो बहुत सारे एंटीक पीसेस बनाते हैं, मतलब शीशे को तराश देते हो, राइट। सो ऐसे ऐसे लोग, जैसे कि गुजरात में डायमंड कटिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है ना, डायमंड को बहुत अच्छे से कट कर देते, तराशने का काम जिसको जोहरी कहते हैं ना। तो ऐसे ऐसे लोग जो कि इस काम में बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मुराल पेंटिंग बनाते हैं लोग, बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं, जैसे कि मुराल पेंटिंग है, एक बनी ठनी पेंटिंग है, वो आप करेंगे उसमें आर्ट एंड कल्चर में, तो इनका इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज्यादा हाई है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इनका जो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है वो इनसे छूट ना जाए और इन अपनी सभ्यता को ना भूल जाए। फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करना है, इंडिया में भी रिकॉग्निशन देना है, इंटरनेशनल मार्केट में भी, ताकि बिक सके। कई बार आप देखेंगे कि मोदी जी क्या करते हैं, कोई गेस्ट आता है उसको मुराल पेंटिंग दे देते हैं गिफ्ट में, तो फिर आपके पेपर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि मुराल पेंटिंग अगर वो लेके जाएंगे तो उनकी कंट्री में जो देखेगा कि मुराल पेंटिंग क्या होती है, तो वहां से डिमांड आएगी, है ना, इंटरनेशनल मार्केट में भी। हम ऐसा इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, इंडियन जो कस्टमर है वो उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ये पेंटिंग्स वगैरह लेने में, बट बाहर के लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कि एक लखनऊ में चांदी की चप्पल बनाने वाला है कॉन्सेप्ट, वो चांदी की चप्पल बनाते हैं, है ना, चांदी को पिघला देंगे पूरा ऐसा हथौड़ी मार मार के, उसके बाद उसकी चप्पल बनाई जाती है। सो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है उसका, लोकल इंसान नहीं लेगा उसको। अब वो चप्पल ही आप जैसे 200-300 की चप्पल डालने वाले हैं, या 500 की, 3000 की, वो 20,000 की बेचेगा, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में जाती है। इंडिया के भी बायर्स हैं, बट इंडिया के बायर फिर आपको मिलेंगे मुंबई में, कोलकाता में, मेजर सिटीज में, वहां पे जाके बिकेगा। सो ऐसे जितने भी क्राफ्ट पर्सन है, आर्टिसंस है, उनके सपोर्ट के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये हुआ था, जो हो गए होंगे उनको मैं स्किप करते जाऊंगा, पीडीएफ तो आपको मिलनी है ऑब्वियसली। सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जितने भी आपकी एनर्जी से रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, आपका गैसेस हैं, या फिर कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके ऊपर ये काम करता है, राइट। सो इन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ एक सालों में 2035 तक जो आपका पूरा का पूरा इंडस्ट्री या पूरी की पूरी एनर्जी सेक्टर जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर टिका हुआ है। सारे के सारे लोग जो है वो वहां से एक टाइप से शिफ्ट होकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आ जाएंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इन्होंने कहा है कि ये मार्केट लगभग $2 ट्रिलियन की होगी, राइट। सो ग्लोबल मार्केट for clean energy technology is set to rise from $700 billion in 2023 to more than $2 trillion by 2035, close to the value of world's crude oil market in the recent years, says first of its kind study by the International Energy Agency। तो पहली बार अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है आपकी एनर्जी एजेंसी, इन्होंने एक स्टेटमेंट निकाली है कि अभी के टाइम पे जो मतलब प्रेजेंट जो अभी आपका $2 ट्रिलियन की जो मार्केट है, सिर्फ और सिर्फ जिसमें ऑयल खरीदा जाता है, गैसेस खरीदी जाती है, नेचुरल गैसेस खरीदी जाती हैं, उनको छोड़कर अभी बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाला है। अभी हमारे पास जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं लगभग $700 बिलियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर लगाया जा रहा है, क्लीन एनर्जी के ऊपर, चाहे सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, या फिर विंड एनर्जी है, उसके ऊपर सिर्फ इतना अभी यहाँ पे मार्केट कैप है। बट ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में 2035 तक $2 ट्रिलियन की मार्केट हो जाएगी क्लीन एनर्जी की। क्लीन एनर्जी मींस रिन्यूएबल एनर्जी की।
आने वाले समय में, और जो ये आपका क्रूड ऑयल के ऊपर हमारे डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगा, इनका ऐसा कहना है। और 2035 तक आपका जो क्रूड ऑयल है उसके जो आपके रिसोर्सेज वो भी एक्सटेंड हो ही जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सोलर या मोटर से कैसे? दोनों में आप सिंपल देखो, एनर्जी चाहे वो रिन्यूएबल है, बट यूज तो आप मोटर ही कर रहे हैं, है ना। मैंने आपको सारी एनर्जी में बताया था कि चाहे जियोथर्मल एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, सिंपल क्या है, आपकी टरबाइन घूमने चाहिए, है ना। वो अल्टीमेट काम क्या, टरबाइन को घुमाना है। सो उसमें मोटर तो लगेगी, है ना, क्योंकि विदाउट मोटर वो डायनेमो डायनेमो वाला काम करेगा नहीं, और उसी से मैकेनिकल एनर्जी पहले जनरेट करनी, फिर उसको इलेक्ट्रिकल में लेके आना, राइट। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा शिफ्ट है, मतलब ऑयल पेट्रोल ये सब हम छोड़ देंगे आने वाले टाइम में 2035 तक। और अभी आप देखेंगे तो रिसेंट मतलब 2018-19 से मैं खुद आपकी इसी फील्ड में हूँ, है ना, जहाँ पे पढ़ना पढ़ाने वाला काम चल रहा है। तो 2018-19 में जब बात करते थे हम कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, तब हमें लगता था बेकार चीज है ना, कहाँ आएगा। बट अभी मैं खुद देखता हूँ कि जब हम रोड पे चल रहे होते हैं या फिर कभी मार्केट में होते हैं, तो इक्का दुक्का नहीं कह सकते, बट लगभग 50% मार्केट जो है वो अभी चेंज हो चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, 30-40 भी कह सकते हैं। बट कई सिटीज में, अच्छी सिटीज में तो आपका 50 तक चला गया है। लोग क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड ले रहे हैं, या तो सीएनजी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं कि उनको पता है सीएनजी पहले यूज कर लेंगे, जब 5 साल बाद सीएनजी का पाइपें सारी जम जाएंगी, उसके बाद ऑयल में शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो 10 साल तक गाड़ी वैसे चल जाएगी, क्योंकि स्क्रैपिंग पॉलिसी आपकी गाड़ी की 10 साल तक की है। दूसरी बात ये है कि उस टाइम पे ये एक नया फैक्ट लगता था, जैसे लोगों को लगता था कि फोन ही चल सकता है बैटरी से, लोगों को ये था कि हॉर्स पावर इंजन जो है वो नहीं चल पाएंगे। बट अगर देखा जाए, रेलवे आपकी पूरी पूरी इलेक्ट्रीफाइड है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। तो अगेन वैसे ही बैटरी की अगर बात करें तो वो भी चार्ज होने के बाद वैसे ही पावर देगी। फिर बड़ी बड़ी कंपनीज आई, आपकी टेस्ला आई, फलाना आई, अभी तो टाटा महिंद्रा सब बना रहे हैं ना। महिंद्रा की BE6 देखिए कितनी अच्छी गाड़ी है, बड़ी ब्रांड है, पर थोड़ा प्राइस ज्यादा है। और डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने लाइफ टाइम की वारंटी दे दी ना उसकी बैटरी की, कि जब भी खराब होगी हम ठीक करके देंगे। बट बाकी कंपनीज मना करी, जैसे टाटा पंच होगी, टियागो होगी, तो उसमें आपको चेंज करनी पड़ेगी। चार्जिंग स्टेशन घर पे लगा लो, आजकल लोग पोर्ट दे देते हैं, है ना। चार्जिंग स्टेशन भी जल्दी बनेंगे, और डिपेंड करता है कि लोग कितना ज्यादा गाड़ियां खरीदते हैं। जब उनको पता लग गया, जैसे बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं मार्केट में, है ना, जब उनको पता लगेगा कि हर दूसरी गाड़ी ईवी बन रही है, तो आप क्या करेंगे, जैसे पेट्रोल पंप खोलते हैं, सारे चार्जिंग स्टेशन खोलेंगे, वो 500-500 रुपए लेंगे 15-15 मिनट का, क्यों, क्योंकि 15 मिनट में वो चार्ज कर देता है आपका जो ये चार्जिंग स्टेशन है। घर पे लगाते तो लंबा टाइम लगता है, चार्जिंग स्टेशन में 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो फिर जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी उतना वो आपसे पैसा लेंगे, 15 मिनट का 500 ले लिया, 1000 ले लिया, वैसे करके कुछ होगा, है ना। टाइप वो प्राइस तो फिक्स करेगी गवर्नमेंट। सो ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आपका जो एक पूरा का पूरा कच्चे तेल के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगा। सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है क्या, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD फ्रेमवर्क। तो ये एक आपकी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि OECD के अंडर काम करती है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। मिशन क्या है, टू शेप सिक्योर एंड सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर, सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर फॉर ऑल। तो सभी लोगों के लिए एनर्जी को सिक्योर करके रखना, संरक्षित करके रखना, उसका सस्टेनेबल यूज करना, मींस अगली जनरेशन के लिए बचा के रखना, अपने नीड्स को पूरे करते करते, और फ्यूचर के लिए भी आपके पास एनर्जी बच सके। अब इसको बनाया क्यों गया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को, क्योंकि ऑयल क्राइसिस हुए थे, राइट। सो इट वाज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू 1973-74 oil crisis, when an oil embargo by major producer pushed price to historic levels and exposed the vulnerability of industrialized countries to dependency on oil imports। तो कह रहे हैं कि जब ऑयल के क्राइसिस हुए, तेल की जब कमी हो रही थी, तो उस समय पे कुछ एक कंट्रीज ने क्या किया, जो बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने तेल का दाम एकदम से बढ़ा दिया, और उसके कारण जो आपकी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी उनके पास जो ऑयल के इंपोर्ट था उसके ऊपर वो ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। तो इसीलिए इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। इट वाज फाउंडेड इन 1974 टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाईज। तो इन्होंने कहा था कि 1974 में इन्होंने कहा कि जितने भी आपकी ऑयल सप्लाई पूरे वर्ल्ड में ये सिक्योर रहे। अब इन्होंने कर दिया है कि इस एजेंसी के हिसाब से हर एक कंट्री जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग जो आपकी नेशंस हैं, वहां पे इन्होंने लिमिट लगा रखी है कि आप एक साल में इतना ही माइनिंग कर सकते हैं, और
किसी कंट्री को इतना ही तेल बेच सकते हैं, उससे ज्यादा लिमिट में बेचेंगे तो वो एक टाइप से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगी, और उसके बाद फिर आपके ऊपर कुछ एक वही WTO जो लगाता है टैरिफ सैंक्शंस, उसके थ्रू उनको पेनल्टी लगाएंगे। सो इनका मैंडेट है expanded overty to include tracking and analyzing global key energy trends, promoting sound energy policy, fostering multinational energy technology cooperation, so that किसी भी कंट्री को परेशान ना करे। जैसे गल्फ वाले कहें कि हम यूरोप को पेट्रोल नहीं देते या अमेरिका को पेट्रोल नहीं देते, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा इशू क्रिएट हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा है कि ट्रेड फेयर जो है या फिर आपका जो पूरा का पूरा ट्रेड है, इट शुड बी एथिकल, यहाँ पे आप किसी को परेशान ना करें, है ना, मॉरली। अब ये प्रधानमंत्री जी ने विद्या लक्ष्मी स्कीम निकाली है। विद्या लक्ष्मी से सिंपल मतलब क्या है कि विद्या लेने के लिए लक्ष्मी लगती है और लक्ष्मी प्रधानमंत्री देंगे, है ना, और विद्या आप खुद करेंगे पूरी। तो दिस इज विद्या लक्ष्मी, वही है, बिना विद्या के लक्ष्मी नहीं मिलेगी। विद्या लक्ष्मी स्कीम, सो प्रधानमंत्री की विद्या लक्ष्मी स्कीम। अभी विद्या लक्ष्मी स्कीम क्या है, गवर्नमेंट जो है कुछ एक जो अनप्रिविलेज्ड हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, लीस्ट प्रिविलेज्ड लोग हैं जो कि बड़े बड़े संस्थानों में, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना चाहते हैं, कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, NIT IIT या फिर आपके IIITs या फिर नीट करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि वो आगे अपनी स्टडी को फर्दर कंप्लीट कर पाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ये विद्या लक्ष्मी स्कीम की तरफ से लगभग 7.5 लाख का लोन देंगे। डिपेंड करता है आपकी फीस कितनी ज्यादा है, तो फीस वगैरह सारी कवर करके दी जाएगी। सो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड PM विद्या लक्ष्मी स्कीम व्हिच सीक्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इन देयर परस्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। तो जो भी व्यक्ति बहुत अच्छे छात्र हैं, मेरिटोरियस हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको सरकार जो है उनकी उच्चतर शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एक टाइप से लोन प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। फीचर क्या है, अंडर दिस स्कीम एनी स्टूडेंट हु गेट्स एडमिशन टू क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऐसे नहीं कि आपने दुआबा कॉलेज में एडमिशन ले ली या किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले रही और आप चले गए जी विद्या लक्ष्मी स्कीम से मेरे को 7 लाख रुपए दो, वो नहीं दे देंगे। उन्होंने सिंपल लिखा है यहाँ पे कि इस स्कीम के अनुसार एनी स्टूडेंट हु गेट्स एडमिशन टू अ क्वालिटी higher educational institution will be eligible to get collateral free, guarantor free loans from banks and financial institutions to cover the full amount of tuition fees and other expenses related to the course। ऐसा बच्चा जिसने अच्छे से इंस्टीट्यूशन में अपनी दाखिला कराया, जैसे NIT जलंधर में, है ना, या फिर LPU नहीं, LPU प्राइवेट है, सरकारी होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाँ, जैसे एम्स में एडमिशन होगी आपकी डॉक्टर के लिए, है ना, या PGI में हो गई, या फिर आप कहीं पे IIT में है, IIT दिल्ली में, IIT रोपड़ में एडमिशन होगी आपकी, तब आपको इस स्कीम के थ्रू जो है कोलेटरल फ्री, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी चीज को गिरवी नहीं रखना है, आपको कोई गारंटर नहीं लाना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि सरकारी नौकरी वाला बंदा लेके आओ, कोई बिजनेसमैन लेके आओ जिसके पास पहले से बहुत सारे एसेट है, तो कोई भी आपको गारंटी या कोई भी कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा और फ्री लोन दिया जाएगा, मतलब फ्री गारंटर लोन दिया जाएगा बैंक की तरफ से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन मिल जाता है, बट वो खेती के ऊपर मिलता है ना, बट आप क्या है, जैसे बजाज अलायंस है या फिर आपके पास ICICI के, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, जो भी आपकी NBFCs है, वहां से आप लोन ले सकते हैं। और इसमें ये पूरा का पूरा अमाउंट जो होगा आपका ट्यूशन फी का और जो भी आपके अदर खर्चे होते हैं कोर्स में, वो पूरे के पूरे ये भरेंगे, तो बाद में चुकाना भी पड़ेगा ना, सरकार चला के। इंटरेस्ट सबवेंशन है, इंटरेस्ट 3% कम लिया जाएगा जब आपका मॉरिटोरियम पीरियड चल रहा है, जब आप वापस कर रहे हैं। ये पता कब लेते हैं पैसा आपसे वापस, फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ली, मान लीजिए बीटेक कर रहे हैं NIT से, तो 4th ईयर तक आपको नहीं कुछ कहेंगे, ये आपकी जैसे कंप्लीट होगी, प्लेसमेंट होगी, जिस दिन से आपकी फर्स्ट सैलरी आनी शुरू हुई, फिर आपको फोन आएगा कि प्रिय छात्र, आपने हमारे से 7.5 लाख लोन लिया था, जब तक मॉरिटोरियम पीरियड है हमने आपके ऊपर कोई टैक्स या फिर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया, अब कृपा करके 50,000 रुपए सैलरी में से 20,000 रुपए हमें दे दीजिए, है ना, क्योंकि आपको चुकाना ही पड़ेगा, इन देन देना ही पड़ेगा वापिस। सरकार आपको अगर इतनी ज्यादा भरोसा करके लोन दे रही है, कोलेटरल फ्री, गारंटर फी, तो देना ही पड़ेगा। सो फॉर लोन अमाउंट्स अप टू 7.5 लाख द स्टूडेंट विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर अ क्रेडिट गारंटी ऑफ 75% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिफॉल्ट। तो कह रहे कि उसी व्यक्ति को ये लोन मिलेगा जिसके घर में किसी ने डिफॉल्ट ना किया हो, जैसे
मनी डिफॉल्ट कर देते ना, लोन डिफॉल्ट कर देते। जैसे पिताजी ने लोन ले रखा पहले ही 12 लाख का और वो वापस किस्तें नहीं दे रहे हैं, तब पिताजी का नाम लिखा जाएगा वहां पे, है ना, सन ऑफ या डॉटर ऑफ। तो उसमें देखेंगे कि ये डिफॉल्ट वाले बंदे तो नहीं है। तो 75% जो है आपको क्रेडिट गारंटी तब मिलेगी जब आपके यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग डिफॉल्ट ना चल रहा हो पहले से। जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया था पर 7.5 लाख आप चुका चुके हैं, मतलब 75% आपने चुका दिया है, बस 25% रहता, तब भी आपको लोन मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि लोन ले ही नहीं सकते, जिसने 75% से ज्यादा लोन अपना चुका दिया है, थोड़ा सा बचता है, उसको भी लोन मिल जाएगा। दिस विल गिव सपोर्ट टू बैंक्स इन मेकिंग एजुकेशन लोन्स अवेलेबल टू स्टूडेंट्स अंडर दिस स्कीम। तो इसी आधार पर बैंक जो है इजीली आपको लोन दे सकता है कि ठीक है पहले वाले भी चुकाए तो ये भी चुका ही देंगे, राइट। इन एडिशन टू दी अब किस किस को लोन नहीं मिलेगा? जिनके पेरेंट्स की 8 लाख से ज्यादा सैलरी है उनको ये लोन नहीं मिलेगा, राइट। और बेनिफिट जो है किसी भी गवर्नमेंट का स्कीम का या फिर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम यहाँ पे नहीं मिलेगी। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर लोन्स अप टू 10 लाख विल आल्सो बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द मॉरिटोरियम पीरियड। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख से ज्यादा लोन ले रखा है, तो जब इसका मॉरिटोरियम पीरियड चल रहा है, जब तक वो वापस नहीं कर रहा है, मतलब वापसी करने का जो टाइम है, तो मान लीजिए ऐसे 12% सरकार आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है लोन के ऊपर, तो आपको 3% कम पे देना पड़ेगा, है ना। 8% पे आपके ऊपर टैक्स आ जाए, 8-9 पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट बढ़ा भी देते हैं, ये अलग अलग लोन के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट है, 14% भी है किसी पे। महाकुंभ मेला, सिर्फ इसमें 2-4 चीजें याद रखनी है। महाकुंभ मेला ये चला था जनवरी से लेके लगभग फरवरी एंड तक। सो ये सैक्रेड पिलग्रिमेज है दैट इज सेलिब्रेटेड 4 times ओवर द कोर्स ऑफ 12 years। सो 12 साल में ये 4 बार मनाया जाता है ना। और पिलग्रिमेज मतलब सैक्रेड मतलब पवित्र एक टाइप से जिसको बोलते हैं पिलग्रिमेजेस। कौन सी यात्रा? तीर्थ यात्रा है, बिल्कुल सही, तीर्थ यात्रा है। कुंभ मेला वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग draws millions of pilgrims who bathe in the sacred rivers seeking to purify themselves from the sins and attain spiritual liberation। तो आध्यात्मिक अपने में कुछ एक परिवर्तन लाने के लिए, अपने पाप कर्मों को धोने के लिए लोग यहाँ पे जाते हैं, है ना। और उनको लगता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग है। ये 4 जगहों पे होता है, 4 लोकेशन है, जैसे कि हमने कहा कि 4 टाइम होता है। सो इंडिया में हरिद्वार, उज्जैन, नासिक एंड प्रयागराज यहाँ पे होता है। और गंगा से लेकर शिप्रा तक, गोदावरी से लेकर गंगा यमुना एंड लास्ट आपके पास सरस्वती, यहाँ पे ये होता है, इन नदियों के किनारे होता है। सो अभी रिसेंट हुआ था ये। और महाकुंभ कब है? 12 साल बाद होता है। अर्ध कुंभ हर 4 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद। नेक्स्ट है महासागर इनिशिएटिव। 3 साल का गैप, चौथे साल हो ही जाता है, ऐसा है। 3 साल का गैप चौथे ईयर स्टार्टिंग में हो जाएगा, दिसंबर जनवरी में हो जाएगा। जैसे सरकार बोलते हैं ना, हम सरकार की 5 साल की सरकार होती है, काम तो 4 साल ही कर पाते हो। 5वें साल में 6 महीने पहले होते निकलो, है ना, तो एकदम से आता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन स्टार्ट। नेक्स्ट है महासागर इनिशिएटिव। ये तो नहीं हुआ था, इंडिया एंड वियतनाम के बीच था ये महासागर इनिशिएटिव। सो रिसेंटली 3rd edition of high level virtual interaction महासागर was conducted by Indian Navy। तो भारतीय नेवी ने रिसेंटली तीसरा हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर जो था उसको कंडक्ट करवाया। अब ये महासागर की फुल फॉर्म है यहाँ पे मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, दैट इज महासागर। सो मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, व्हिच मींस वास्ट ओशन इन हिंदी, is the Indian Navy's flagship outreach for high level virtual interaction among the leaders। तो जो भी लोग इंडियन ओशन रीजन के आसपास की कंट्रीज हैं उनके बीच में ये वर्चुअल इंटरेक्शन करवाया गया उनके लीडर्स के साथ में, जहां पे ये ऑनलाइन मीटिंग पे बैठे हुए थे। अब सिंपली चाहते हैं कि एक्टिव सिक्योरिटी ले रहे आपके इंडियन ओशन रीजन में और सबकी ग्रोथ हो एक ही क्षेत्र में। सो दिस इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द इंडियन नेवी, कंडक्टेड बाई एनुअली एंड हैज garnered
wide acceptance among the participating nations ever since its inception in the 2023. तो ये बाइन एनुअल एक्सरसाइज है, मीन्स साल में 2 बार ये एक्सरसाइज करवाई जाती है, मीन्स ऑनलाइन मीटिंग करवाई जाती है जहां पे मल्टीपल नेशंस यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और 2023 से इसको शुरू किया गया। तो ये इसका तीसरा एडिशन था। 23 में 2 बार, 24 में 2 बार, नहीं 24 में तीसरी बार आया था। सो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है इसमें इंडियन ओशन रीजन की, जो भी देशों का बॉर्डर इंडियन ओशन के साथ लगता है या इंडियन ओशन रीजन के साथ लगता है, जैसे कि बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मादागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका एंड तंजानिया। तो इन सभी देशों को इसमें इंक्लूड किया गया महासागर में। सो इस साल इसका जो थीम था इंटरेक्शन का, यहाँ पे लिख रखा है। तो इंटरेक्शंस थीम ऑफ दिस एडिशन वाज ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडियन ओशन रीजन। तो इसको आप याद रखिएगा, थीम को, ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज इन इंडियन ओशन रीजन। तो यहाँ पे ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, मिटिगेशन करना चाहते हैं जितने भी आपके समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां हैं उनको। सो दिस इज महासागर इनिशिएटिव रन बाय द इंडियन नेवी, और इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे है मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और इसमें जितने भी इंडियन ओशन के आसपास की कंट्रीज हैं, बांग्लादेश से लेके तंजानिया तक, वो सारी की सारी इंक्लूडेड हैं। और इसका थीम भी यहाँ पे दे रखा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, महासागर। और सभी कंट्रीज के फ्लैग भी यहाँ पे, जिनके भी नाम यहाँ पे, सबके यहाँ पे फ्लैग भी हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, यहाँ पे क्या है, जो स्पाइनल कोड है उसके जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और आपको पता है स्पाइनल कोड सबसे मेन कोड है, रीढ़ की हड्डी, यही पूरे के पूरे बॉडी को बैलेंस कर रही है। आपके खड़े होने का पोस्चर, आपके बैठने का पोस्चर, आपके हेड का बिल्कुल स्ट्रेट वहां पे मतलब पोजीशन, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दी स्पाइनल मस्कुलर। सो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में क्या है, मोटर न्यूरॉन्स काम नहीं करते हैं। ये छोटा सा बच्चा है, इसके लिए यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्होंने कहा कि जीन थेरेपी करनी चाहिए, जीन थेरेपी से ही बच्चा ठीक हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसकी और कोई दवाई भी नहीं है। सो recently a 16 months old child with spinal muscular atrophy was chosen for gene therapy and was administered the drug at a private hospital। तो 16 महीने का एक बच्चा जिसमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी पाई गई, उसको जीन थेरेपी चूज किया गया उसकी उपचार के लिए, उसके डायग्नोसिस के लिए। ऑल्सो यहाँ पे इन्होंने कहा कि कुछ एक इनको दवाइयां भी दी गई एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब हमें देखना है कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है क्या। सो स्पाइनल मस्कुलर atrophy, that is SMA, it is a genetic disease affecting the central nervous system, peripheral nervous system and voluntarily आपकी जो मसल मूवमेंट होती है, स्केलेटल मसल्स होती है, उनको भी अफेक्ट करता है। तो लगभग पूरे बॉडी के पोस्चर को ये एक टाइप से अफेक्ट करता है। तो ये एक जेनेटिक डिजीज है और इसमें जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और जो आपका मसल मूवमेंट है या स्केलेटल मूवमेंट है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है। It involves the loss of nerve cells called motor neurons in the spinal cord and is classified as a motor neuron disease। तो सिंपल कह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे बीमारी में, SMA में, जो आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं जो कि स्पाइनल कोड में प्रेजेंट है, वो काम करना बंद कर देते हैं। मतलब नर्व सेल्स यहाँ पे लॉस हो जाती हैं और इसीलिए यहाँ पे मोटर न्यूरॉन डिजीज फैल जाती है। तो मोटर न्यूरॉन जब काम नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे। अब इसके सब टाइप बहुत सारे हैं, 5 सब टाइप हैं, 0, 1, 2, 3, 4। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्लासिफाई देम बेस्ड ऑन द एज ऑफ ऑनसेट एंड एज वेल एज सिवियरिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये कह रहे हैं कि ये जो SMA है इसके 5 सब टाइप हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और इनको कैटेगराइज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप ये जो बीमारी है SMA जो है कौन सी स्टेज में हो रहा है, मतलब बिल्कुल इन्फेंट की एज में हो रहा है या फिर टीन एज में हो रहा है, अडल्ट एज में हो रहा है या फिर ओल्ड एज में हो रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन एज कब ये बीमारी किसी में फैल रही है उसके हिसाब से इसको कैटेगराइज किया जाता है। दूसरा, कितनी ज्यादा सीवियर है, कितनी ज्यादा ये हानिकारक है, कितना ज्यादा इसका बॉडी के ऊपर प्रभाव है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी, अगर किसी को बीमारी हो रखी है तो वो उसकी आयु कितनी रहने वाली। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज 3 फैक्टर्स इसके सब टाइप दिए जाते हैं कि SMA 1 है, SMA 2 है, SMA 3 है, SMA 4 है।
राइट। ऑल्सो सिम्टम्स की बात की उन्होंने कि इसमें सिम्टम्स क्या हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं, जब ये बीमारी होती है तो क्या क्या सिम्टम शो करती है, राइट। तो बॉडी कौन कौन से सिम्टम्स यहाँ पे शो करेगी उसके बारे में। तो SMA जब होता है सो इट मे वेरी माइल्ड और डिसेबलिंग but involve weakness of the muscles that control movement. Involuntarily, muscles are not affected, such as those in the heart, blood cells, and digestive tract. सिंपल कह रहे हैं कि हो सकता है जब ये बीमारी किसी में फैले तो उसके लक्षण कुछ एक माइल्ड हो सकते हैं और कुछ एक ऐसे कि इंसान को डिसेबल भी कर सकते हैं, राइट। अब ये कह रहे हैं कि इसमें पहले तो मसल का मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि मसल जो है वो वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। दूसरा, जितने भी आपके इनवॉलंटरी मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं हाथ को हिला रहा हूं तो ये मेरा वॉलंटरी एक मूवमेंट है, मैं अपनी तरफ से हिला रहा हूं, बट बॉडी के अंदर हार्ट खुद काम कर रहा है, सांस खुद बॉडी ले रही है, राइट। इसमें किसी आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ता, दैट इज इनवॉलंटरी मसल्स। तो ये इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बट जो आपके वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे कि हार्ट है, वर्क करता रहेगा, ब्लड वेसल्स काम करती रहेंगी और डाइजेस्टिव जो आपका ट्रैक्ट है वो भी काम करता रहेगा। The weakness in SMA tends to be more severe in the muscles that are close to the center of your body than in the muscles farther away from the body. Simple. SMA जब होता है तो जो मसल्स आपकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे हैं उनको ज्यादा इफेक्ट करता है एज कंपेरिजन टू जो मसल्स आपकी बॉडी से आपके सेंटर पॉइंट से दूर हैं। फॉर एग्जांपल आपकी रीढ़ की हड्डी से जो दूर आपके मसल्स हैं उनके ऊपर इतना प्रभाव नहीं डालता। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, उपचार की अगर बात करें तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। ट्रीटमेंट फॉर SMA mainly seeks to manage symptoms and prevent complications. तो इसमें पहले जितने भी आपके सिम्टम्स होते हैं उनको मैनेज करने की बात की जाती है और उन सिम्टम्स को या कॉम्प्लिकेशंस को कैसे कम किया जा सके ये किया जा सकता है, पर प्रॉपर इसका कोई इलाज प्रेजेंट अभी नहीं है। जीन थेरेपी में सिंपल आपके जेनेटिक कैरेक्टर को चेंज किया जाएगा। जीनोम में तो एक्टिव इनएक्टिव दोनों होते हैं ना, बट इसमें एक्टिव को चेंज किया जाएगा, सिंपल। कुंभलगढ़ टोडगढ़ रावली सेंचुरी, कितना प्यारा पिक्चर आया है, शेर खान है ना या फिर बाघ। सो कुंभलगढ़ में अभी ये कह रहे हैं कि नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, बट यहाँ पे एक 11 मेंबर की कमेटी थी, उन्होंने कहा कि भैया पहले इसको टाइटल देने से पहले यहाँ पे जो भी चीजें हैं उनको मैनेज कर लो, तभी इसको आप टाइटल दे सकते हैं। सो रिसेंटली 11 मेंबर एक्सपर्ट्स कमेटी हैज रिकमेंडेड urgent conservation and management for habitat improvement and pre-base development before designating Rajasthan's Kumbhalgarh Todgarh Rauli sanctuary as a tiger reserve. तो अभी ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कह रहे हैं कि पहले आपको यहाँ पे कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए सिंपल सबसे पहले क्या हैबिटेट देखिए कि ये जो आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टाइगर्स को, क्या ये टाइगर के लिए वहां पे फूड अवेलेबल है, क्या इनके लिए ये इन्वायरमेंट एक टाइप से कंफर्टेबल है, फेवरेबल है। तीसरा, यहाँ पे जितना भी आपके पास हैबिटेट है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो इन्होंने कहा कि प्री बेस डेवलपमेंट मींस यहाँ पे इनको शिकार के लिए भी कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए सो दैट ये सर्वाइव कर सके। दूसरा, जो इनका हैबिटेट है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको डेजिग्नेशन दीजिए या फिर दर्जा दीजिए कि दिस इज अ टाइगर रिजर्व, राइट। यूनियन गवर्नमेंट एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दैट इज NTCA in 2023 gave in principle approval for designating Kumbhalgarh Todgarh Rauli sanctuary as a tiger reserve। तो 2023 में आपका जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है और जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी तरफ से अलाउ कर दिया था, अप्रूवल दे दिया था कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जा सके। और इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो टाइगर रिजर्व होगा इसमें लगभग 1397 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा और जगह के नाम दे रखे हैं वो आप पढ़ सकते हैं। मल्टीपल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके एडजॉइनिंग आएंगे, जैसे कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, अजमेर है, पाली है, उदयपुर है, राजसमंद है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा एरिया जो है यहाँ से बाइफरकेट किया जाएगा और टाइगर रिजर्व को एरिया दिया जाएगा। सो उन्होंने कहा कि पहले यहाँ पे आप हैबिटेट को इंप्रूव करिए और प्री बेस डेवलपमेंट को यहाँ पे सुधारिए। नेक्स्ट है ट्यूना फिश, बड़े आकार की फिश होती है, हाँ टूना फिश या फिर ट्यूना फिश। इसको उन्होंने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री डेयरी ने कि इसका अभी प्रोडक्शन किया जाएगा, इसका अभी उत्पादन किया जाएगा अंडमान एंड निकोबार में और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के थ्रू इसको कवर किया जाएगा। सो ट्यूना फिश
The Department of Fisheries under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, Dairy has notified the development of tuna cluster in the Andaman Nicobar Island under the Pradhan Mantri मत्स्य संपदा योजना। तो सिंपल जो आपका मत्स्य पालन विभाग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के अंडर काम करता है, इन्होंने नोटिफाई किया है कि अंडमान निकोबार में ट्यूना फिश को या टूना फिश को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए क्लस्टर बनाया जाएगा और इनको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के थ्रू यहाँ पे पाला जाएगा या फिर इनका प्रोडक्शन किया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंक्रीज इन इनकम्स, एक्सेलरेट ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ इन द फिशरीज अक्रॉस द कंट्री। तो सिंपल आपको पता है अंडमान निकोबार में एक्सेप्ट टूरिज्म भी बहुत कम है एज कंपेरिजन टू अदर एरियाज। तो यहाँ पे और कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी है नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे इस फिश को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ब्रीड की जाए इसकी और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सके, सो दैट इसको इंटरनेशनल मार्केट में आप बेच सकें, ताकि जो इकोनॉमी है उसका स्केल पूरा किया जा सके, लोगों की आय बढ़ाई जा सके, इनकम बढ़ाई जा सके, और जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है फिशरी के क्षेत्र में उसमें और ज्यादा बदलाव किए जा सके। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? इसको सितंबर 2020 में शुरू किया था गवर्नमेंट ने, ताकि लोगों की आय बढ़ाई जा सके, दुगनी की जा सके आपके जितने भी फार्मर्स है उनकी इनकम को, और जो फिशरीज हैं या जो मत्स्य पालन है, जो मछली पालन है भारत में, उसको बढ़ाया जा सके। सितंबर 2020 क्योंकि कोरोना काल था, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये सरकार मल्टीपल टाइप की स्कीम्स लेके आ रही थी, तो इसको मत्स्य संपदा योजना के थ्रू कवर किया जाएगा ट्यूना फिश को। तो लोगों को मतलब जो बेनिफिट दिए जाते हैं इस स्कीम के थ्रू, वही बेनिफिट्स उनको ट्यूना फिश के प्रोडक्शन के लिए दिए जाएंगे। छठ पूजा जो है ये होती है आफ्टर दी दिवाली सेरेमनी, दिवाली के बाद। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी extended his greetings on the occasion of छठ पूजा। तो छठ पूजा की भारतीय जनता को मोदी जी ने बधाई दी। सिंपल। It is an important Hindu festival celebrated in the states of Bihar, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो 4 राज्यों में ये त्योहार मनाया जाता, महोत्सव मनाया जाता है, बिहार, यूपी और झारखंड तथा छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे जो पूजा की जाती है वो गॉड सूर्य की जाती है और षष्ठी देवी हैं उनकी यहाँ पे पूजा की जाती है, छठी मैया भी कहा जाता है इनको, और ये रिलीजियस बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो यहाँ पे पूरे किए जाते हैं। तो दिस इज अबाउट छठ पूजा। छठ पूजा की मेन बात क्या है, यहाँ पे कोई मूर्ति पूजन नहीं किया जाता, ना ही कोई आइडल वर्शिप की जाती है, डायरेक्ट सूर्य अर्घ दिया जाता है और छठी मैया की पूजा की जाती है। अब सबका अपना अपना है ना, कोई पत्ते लेके जाता है, केले लेके जाता है, वो अपनी ऑफरिंग्स हैं, जैसे मंदिर में लेके जाते हैं। नेक्स्ट है एग्री वोल्टेइक फार्मिंग। ये न्यू टाइप है फार्मिंग का, राइट? सिंपल, नीचे खेती की जाएगी, इसके ऊपर जो है छत लगाई जाएगी, किसकी? वोल्टेइक, दैट इज पीवी पैनल की, है ना। फोटोवोल्टेइक आपके जो है ऊपर सेल लगाए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो और नीचे फार्मिंग भी की जा सके। So this is agri-voltaic farming. The 7th session of the International Solar Alliance culminated in the New Delhi. During the site visit, the practical implementation of agri-voltaic system was showcased to the delegates of various countries. अरे इधर सुनिए, 2017 में फ्रांस और इंडिया ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया और उसके बाद से ये हर साल मीटिंग करते हैं। 2024 में 7वीं मीटिंग थी और उसमें इन्होंने कहा कि बहुत सारे फोटोवोल्टेइक सिस्टम है जिनको यहाँ पे शो केस किया गया, लोगों को दिखाया गया अदर कंट्रीज को, कि यहाँ पे जो डेलीगेट्स आए थे अदर कंट्रीज के वो भी इसको प्रैक्टिकली इसका जो यूज है उसको देख पाए, मतलब शो केस किया गया, जैसे प्रदर्शनी लगाई गई इसकी। अब ये प्रैक्टिस क्या है? इस प्रैक्टिस में ग्रोइंग क्रॉप्स अंडरनीथ सोलर पैनल, तो यहाँ पे जो फसलें हैं उनको सोलर पैनल्स के नीचे उगाया जाता है। The panels are positioned 2 to 3 meters off the ground and sit at an angle of 30 degrees, providing shade and offering crop protection from the weather. तो जो ये सोलर पैनल उनको 2 से 3 मीटर फसल के ऊपर लगाया जाता है, माउंट किया जाता है, 30 डिग्री का एंगल है, सो दैट ये थोड़ा सा स्लांटिंग रहे छत की जैसे, ताकि जो एक्स्ट्रा ओले पड़ते हैं, बारिश पड़ती है, उससे फसल बची रहे और थोड़ा सा इनको शेड मिलता रहे। दिस फार्मिंग प्राइमरली फोकसेस ऑन दी
साइमल्टेनियस यूज ऑफ लैंड फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड सोलर एनर्जी जनरेशन। तो इसमें सिंपल लैंड का डबल यूज करना है, एनर्जी भी जनरेट करनी है और क्रॉप्स को भी जनरेट करना है। इट इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड एज एग्री सोलर, डुअल यूज ऑफ सोलर, लो इम्पैक्ट सोलर। तो इसके अलग नाम भी हैं, तो इन नामों को भी कई बार पूछा जा सकता है। दिस इज एग्रीवोल्टेइक फार्मिंग। एल्यूलोज इसको पढ़िए, जैसे सेल्यूलोज होता है। नॉर्मल नॉर्मल तो साउथ कोरिया ने ये नई शुरुआत की है। शुगर की तरह ही होता है ये, बट ये नेचुरल शुगर की तरह से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या कहते हैं उसको, स्टीविया नहीं यूज करते, स्टीविया शुगर यूज करते हैं कि उससे डायबिटीज नहीं होता। तो वैसे इन्होंने एक नया कोई स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाया है ना, जिसको आप यूज कर सकते हैं। सो साउथ कोरिया केमिकल नहीं है, लगभग ऑर्गेनिक ही है एज सच, उन्होंने जो क्लेम किया है। आगे टेस्टिंग होगी तो लग जाएगा पता। सो नेक्स्ट इज एल्यूलोज। Recently, South Korea has become the top testing ground for the sweetener. Thank you. Recently, South Korea has become the top testing ground for sweetener allulose. अब ये क्या है? This is also known as D-allulose or D-siccose, and it is naturally present in only certain foods like wheat, raisins, figs, and molasses. तो कह रहे हैं कि ये artificially नहीं है। दिस इज फूड्स लाइक नेचुरल फूड्स जिसमें ये पाया जाता है, जैसे कि गेहूं में, कुछ एक रेजिन्स में, फिग्स में या फिर मोलासिस में। ठीक है कि इसको कमर्शियली भी बनाया जा सकता है, जैसे कि व्हीट शुगर से इसको बनाया जाता है और कॉर्न से इसको बनाया जाता है, बट उसमें एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। व्हीट शुगर क्या है? चुकंदर, चुकंदर से और मक्के से भी बनाया जाता है ना। सो स्पेसिफिक एंजाइम्स इसमें यूज किए जाते हैं, मतलब कुछ एक केमिकल्स भी इसमें यूज किए जाते हैं। इट इज अवेलेबल एज अ शुगर सब्स्टिट्यूट एंड कैन बी यूज्ड इन रेसिपीज फॉर पीपल हु वांट टू कट बैक और कट आउट शुगर, इंक्लूडिंग पीपल विद डायबिटीज। ये कह रहे हैं कि जो एल्यूलोज है ये नेचुरल जो आपके फूड्स है उसमें ही पाया जाता है। सो जो भी लोग इसको शुगर सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम स्टीविया यूज करते हैं, जिसको आप कहते हैं शुगर फ्री, है ना, कोटेड शुगर जो आप लेते हैं अलग से, तो उसको उसमें से निकाला जाएगा, जिसको सब्स्टिट्यूट को निकाला जाएगा, उससे शुगर बनाई जाएगी नेचुरल। सो इट इज अवेलेबल एज अ शुगर सब्स्टिट्यूट। चीनी की जगह आप इसे यूज कर सकते हैं, राइट। और जो भी लोग कट करना चाहते हैं शुगर इनटेक को, मतलब जो डाइटिंग पे है, वो उसको ले सकते हैं, या फिर जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो उसको ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स एंड रिसर्चर्स से दैट इट इज 70% स्वीट एज शुगर एंड ऑलमोस्ट कैलोरी फ्री। तो कुछ एक रिसर्चर्स का या मैन्युफैक्चरर्स का मानना है कि ये जो एल्यूलोज है इसमें 70% जो है टेस्ट शुगर के जैसे ही होता है और कैलोरी इसमें बिल्कुल फ्री होती है। तो इट इज कैलोरी फ्री एंड ऑल्सो 70% स्वीट एज शुगर। हाई डोज से क्या हो सकता है? नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, अदर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स हो सकते हैं, राइट। अभी इट इज अप्रूव्ड बाय द यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA, which considers it genetically recognized as safe. It's also approved in some of the other countries including Japan, Mexico, Singapore and South Korea. तो कह रहे हैं कि यूएस का जो FDA डिपार्टमेंट है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने इसको पास किया है, अप्रूव किया है। उसके अलावा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। और कुछ एक और कंट्रीज भी है, जापान, मैक्सिको, सिंगापुर, साउथ कोरिया, वो इसको एक टाइप से सेफ मानते हैं। तो धीरे धीरे सभी कंट्रीज में इसको यूज करना शुरू करेंगे। इसकी क्लिनिकल टेस्टिंग होगी, उसके बाद मल्टीपल ब्रांड्स में भी आ सकता है। सो अच्छी चीज है एल्यूलोज। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सिंपल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे मल्टीपल आपकी कंपनीज होती हैं, राइट, चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे FMCG है। अब ये कई बार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मेरा इंस्टीट्यूट है मान लीजिए चंडीगढ़ में, है ना, मैंने GoDaddy एक आपकी प्रमोशन आपकी साइट है, फिर एक आपकी जस्ट डायल है ना, मैं उनको पैसा दूंगा कि आपने मेरी 5 स्टार रेटिंग करनी है ना। वो गूगल पे भी करा देंगे, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, वो गूगल रेटिंग भी करा देंगे, रिव्यूज, आर्टिफिशियल, जैसे आपको पता है आपका AI चल रहा है
है ना, फॉलोअर्स भी बढ़ाते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, मिसलीड करने के लिए, चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो कि जिसमें मैं एक दिन ही क्लास लेता हूँ और 6 दिन सोया रहता हूँ ना, वैसे भी हो सकता है। या फिर मेरी कोई शॉप है जहाँ पे खाना ऐसा उतना नहीं अच्छा है बट फिर भी मैंने उसको पेड प्रमोशन के थ्रू चला दिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी जो भी एक्टिविटीज करता है और कस्टमर को मिसलीड करता है, या फिर जब वो ट्रेड कर रहा है तो उसमें भी थोड़ा सा चालाकी करता है, तो उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कुछ एक पेनल्टी डालता है। वैसे इन्होंने अभी जो फूड एग्रीगेटर्स है आपके स्विगी, जोमेटो जितने भी चलते हैं, तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये चालाक है, इन्होंने जो अच्छे अच्छे फूड आइटम्स हैं या अच्छे अच्छे फूड ऑनर्स हैं उनको ये टाइटल करते हैं 4.5, 4.9, और जो छोटे एग्रीगेटर्स हैं ढाबे वाले उनको ये कभी भी ऐड नहीं करते। जैसे जोमेटो में आपको ऑब्वियस से डोमिनोज मिलेगा ही मिलेगा, मैकडी मिलेगा ही, है ना, या फिर आपको उसमें सबवे मिलेगा क्योंकि वो बड़ी चेन है, वो प्रमोशन के लिए पैसा दे सकते हैं। बहुत जो बेचारे छोटे ढाबा चलाने वाले ओनर्स हैं उनको यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाता। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सेड in its non-public document that food delivery giants in India are in breach of the antitrust and competition laws of India with their business practices favoring selective restaurants listed in their platform। तो कह रहे हैं कि कुछ एक selected जो restaurants हैं उनको ये list करते हैं अपने platform के ऊपर, और जो normal हैं जो फिर या फिर common जो आपके ढाबा owners हैं या फिर जो street food owners हैं उनको कभी भी ये यहाँ पे ऐड नहीं करते। तो एक तरह से ब्रीच कर रहे हैं आपके ट्रस्ट को, कस्टमर्स के ट्रस्ट को और कंपनीज के ट्रस्ट को। ऑल्सो कंपटीशन जो लॉज हैं भारत में उनको ये मान नहीं रहे, तो इनके ऊपर इन्होंने बात की है। बट दिस इज नॉन पब्लिक, जब पब्लिक डॉक्यूमेंट आएगा तो फिर समन भी भेजेंगे। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 2009 अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002। तो कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में, उसको बनने के बाद 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। The goal of CCI is to create and sustain fair competition in the economy that will provide level playing field to the producers and make the market work for welfare of consumers. This is very important. Goal क्या है? ताकि जितने भी यहाँ पे कंपटीशन है, लोगों के बीच में कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा जो है उसको जगाया जाए, लोग compete करने के लिए तैयार रहे। ऐसा नहीं है कि बस से सिंपल डोमिनोज ही पिज्जा बेच सकता है, डोमिनिक नहीं बेच सकता, है ना, या सिंह पिज्जा नहीं बेच सकता, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, तो उनको आप मतलब अपनी मार्केट से ही बाहर कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि फेयर कंपटीशन होना चाहिए, लोगों में कंपटीशन की भी भावना होनी चाहिए। दूसरा, जो इकोनॉमी है इसमें सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही जो है कंपनी उसको मोनोपोलाइज कर रही पूरे इंडिया में, मतलब छोले भटूरे सिर्फ नागपाली बेच सकते हैं और कोई नहीं बेच सकता, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑल्सो प्रोड्यूसर्स जो हैं और जो मार्केट है उनके वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए, तो उसके ऊपर ध्यान देता है। और एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन, तो ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे लोगों में अदर जो कंपनीज है उसमें जो कंपटीशन है उसको खत्म ही कर दिया जाए और उनके ऊपर प्रभाव पड़े। मान लीजिए आपने डोमिनोज को इतना ज्यादा चढ़ा दिया कि बाकी जो भी कंपनीज है छोटी मोटी जिन्होंने अपने फ्रेंचाइज स्टार्ट की थी, चाहे शिकागो डिलाइट पिज्जा है, वो खत्म ही हो गया, उनको करोड़ों का नुकसान हो गया और एक जो है वो हजारों करोड़ में चल रहा है। सो कंपटीशन को खत्म नहीं करना चाहता कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये मैं आपको कई बार कहता हूं कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है और उसका नंबर चलता रहता है, इसको कहते हैं पॉपुलेशन क्लॉक। ये देखिए, ये नंबर दे रखा है कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पे नंबर ऊपर नीचे चलता रहता है। इसमें पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका कितनी है वो भी यहाँ पे चलता रहता है, तो इसको पॉपुलेशन क्लॉक कहते हैं। जैसे टाइम आपको बताता है ना, घड़ी आपको बताती है, क्लॉक आपको बताती है कि क्या टाइम हो रखा है और कितना टाइम आप वेस्ट कर चुके हैं, है ना। जैसे आप कई बार संडे को उठते हैं 10 बज गए हैं, आप देखते हैं कि 7 बजे उठना था, 3 घंटे बर्बाद हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे पता चलता है कि पॉपुलेशन क्लॉक के हिसाब से कि भारत की जनसंख्या अभी कितनी चल रही है, रिसेंटली बढ़ती कम होती सब, बट हमारे पास एक मीटर है जिसके थ्रू हम काउंट कर रहे हैं। सेंसस हमने नहीं निकाला है, सेंसस गवर्नमेंट ने नहीं निकाला उसके, और कुछ हाँ बर्थ सर्टिफिकेट, जितने भी लोगों की बर्थ होती जा रही है, जितने लोग मरते जा रहे हैं, ये ओवरऑल डाटा है। अब बर्थ सर्टिफिकेट बनते बनते टाइम लगता है ना, 3 महीने बाद ही बनता है, पर जितने भी आपके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो रजिस्टर्ड डेथ हो रही है, जैसे किसी की डेथ हुई वो हॉस्पिटल में गए, उसका पोस्टमार्टम किया, उसका नंबर है ना, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट में 3 महीने लगते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट में 3 महीने में 90 डेज के बाद ही बनता है। बट यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल डाटा हैं हमारे पास, जिसके थ्रू मतलब
ओवरऑल एक अप्रॉक्स डाटा निकाला जा सकता है। तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जैसे 336 लिख रखा है, 335 लिख रखा है एंड में, तो 35 से 30 भी जा सकता है ये, और थोड़ी देर बाद देखेंगे आप 340 भी हो जाता है। तो ये कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, और स्टेट का भी यहाँ पे पता चलता रहता है। बहुत सारी सिटीज में ये पॉपुलेशन का जो आपका डाटा है वो निकाला जाता है, और डाटा निकालता है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, दैट इज पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर, भारत सरकार के अंडर काम करता है, जिसको आप कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, या फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये इसका पूरा डाटा बनाता है, स्टैटिस्टिक्स का काम है उनका पूरा का पूरा। सो बेंगलुरु की पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक जो है उसको यहाँ पे अभी शुरू किया गया है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज। अब इसमें रियल टाइम एस्टिमेट पता चल जाता है कि कर्नाटका की और भारत की जनसंख्या कितनी है किसी समय पे। प्रोजेक्ट वाज जॉइंटली टेकन अप बाय द ISEC एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो वही हॉस्पिटल का डाटा निकाल के लेके आते हैं ये, उसके हिसाब से आपको बताते हैं कि कितने लोगों की मृत्यु, कितने लोगों की यहाँ पे जन्म हो रहा है। It would update the figures of the state's population every 1.10 minutes, 1 minute and 10 seconds, and country's population every 2 seconds. तो भारत की जो प्रॉपर जनसंख्या है उसका 2 सेकंड में डाटा दे देंगे, हर 2 सेकंड बाद बदलता रहेगा, और स्टेट का 1 मिनट और 10 सेकंड, है ना, 1 मिनट 10 सेकंड तक इसमें डाटा चेंज होगा। मतलब एक है ओवरऑल कंट्री का, है ना, तो उसमें तो डाटा एकदम से चेंज होगा, बट एक है बिल्कुल आपके स्टेट का। तो स्टेट में तो ऐसा नहीं कि फैक्ट्री लगा रखी कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, या आपने कोई ऐसा हथियार छोड़ रखा है कि बस लोग मरते रहेंगे। तो चेंज होता रहता है, बट इसमें चेंज होने में टाइम लगता है, क्योंकि कर्नाटका की पॉपुलेशन डिपेंड करती है ना। अब ये जो स्टेट का डाटा है यहाँ पे 1 मिनट 10 सेकंड में चेंज होता है, ये यूपी में और ज्यादा फास्ट होगा क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई चलती है ना, तो उसके हिसाब से हंसी जा रहा है आगे से। It aims to increase awareness of the population dynamics and provide accurate data for research. तो इससे क्या होगा कि जो भी लोग पॉपुलेशन के प्रति जागरूक नहीं है उनको जागरूक किया जाएगा, देखो कहां पहुंचा दिया नंबर, है ना, तो थोड़ा रुक जाओ, संभल जाओ। ऑल्सो प्रोवाइड एक्यूरेट डाटा फॉर रिसर्च, जिनको डाटा चाहिए रिसर्च के लिए वो भी इस डाटा को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 24 घंटे बैठे रहे इस क्लॉक के सामने, डाटा लिख रहे हैं, इतने खत्म हुए, इतने बने, इतने खत्म हुए, है ना, तो आप उस डाटा के हिसाब से कोड कर सकते हैं, बट इतना बेला कोई नहीं है। इसको सब लोग देखेंगे 1-1 मिनट के लिए और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि सिटीज में लगा रखा होता है वो एक कहाँ पे PU में लगा है। हाँ, आप गए हो? क्या पढ़ा है वहां से? SD कॉलेज से पढ़े हो? 32 BCom की, मैं PU से पढ़ा हूँ, जहाँ पे यूसोल है ना, यूसोल के सामने लगा है ना, गेट एंटर करते 2 नंबर से सामने। देखा मैंने, एक दिन 10 मिनट बैठा रहा था मैं, और मैं इतना परेशान हो गया, पसीने छूट गए मेरे, मैं क्या मर रहे हैं जी रहे, पर जो आपकी बर्थ रेट है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फास्ट है। ऐसे मतलब आंख झपकते आप मतलब ब्लिंक करेंगे एंड ब्लिंकिटी हो जाएगा वहां पे। जैसे ब्लिंकिट में होता है ना कि आज झपकते आपके पास सामान पहुंच जाए, वैसा ही है। ब्लिंकिट फिर 5 मिनट लगाता है, बट ये नहीं लगाते, एवरी सेकंड में। 2 सेकंड लिखा है ना, 2 सेकंड में नहीं है, एक सेकंड का पार्ट है। सो दिस इज फैक्ट, सम फैक्ट्स अबाउट जाम्बिया। Recently, Zambia held 6th session of the Joint Permanent Commission in Lusaka. Lusaka यहाँ की कैपिटल है। भारत और जाम्बिया के बीच में 6ठा सेशन हुआ है ज्वाइंट परमानेंट कमीशन का, और ये लुसाका में हो। लुसाका यहाँ का कैपिटल है जाम्बिया का। अब इन्होंने कहा है कि जाम्बिया है कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, दिस इज जाम्बिया। यहाँ पे जो येलो कलर में थोड़ा सा शेडेड रीजन है, दिस इज जाम्बिया। चलो इधर, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के साथ में अगर आप नीचे देखें दिस पार्ट, दिस इज जाम्बिया। नहीं रेगिस्तान नहीं है, बट ड्राई रीजन है, रेगिस्तान नहीं है। इसके नॉर्थ में देखिए लेक विक्टोरिया है, इक्वेटर इसके ऊपर से जा रहा है, और नीचे से आपका 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है, तो दोनों के बीच में सिचुएटेड है। इसके बिल्कुल अगर आप ईस्टर्न डायरेक्शन पे देखें तो मदागास्कर इथियोपिया है, और साथ में इंडियन ओशन रीजन है। इसके अगर आप ईस्टर्न डायरेक्शन में आएंगे, वेस्टर्न डायरेक्शन में आएंगे तो साउथ अटलांटिक सी है। प्राइम मेरिडियन इसके थोड़े आसपास ही है, दिस इज द प्राइम मेरिडियन जो आपने 0 डिग्री कल पढ़ा था।
सो इसके नियर बाय के अभी आपको ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी कि इसके आसपास है क्या। सो इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, जैसा कि इसमें देखा आपने, क्योंकि इसके सी बहुत दूर है। सो इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री इन द साउथ सेंट्रल अफ्रीका, दक्षिण मध्य अफ्रीका में ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। एंड ज्यादातर ये प्लेटो के ऊपर सिचुएटेड है। इसका नेम आता है जम्बेजी, एक यहाँ पे रिवर है जो कि इसके पार्ट में से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम रख रखा है। और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है जहाँ पे ये नदी यहाँ से क्रॉस करती है। बॉर्डरिंग कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, डीआरसी है यहाँ पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ में है जिम्बाब्वे एंड बोत्सवाना। तंजानिया जो है इसके नॉर्थ ईस्ट में है, मालावी इसके वेस्ट में है, मोजाम्बिक इसके साउथ ईस्ट में है, अंगोला के साथ भी बॉर्डर है इसका। सो बहुत सारी कंट्रीज के नियर बाय इसका बॉर्डर है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें, ज्यादातर ये माइनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे जो आर्थिक कोई गतिविधि होती है वो है माइनिंग ऑफ दी कॉपर, तो कॉपर माइनिंग के ऊपर ही ज्यादा डिपेंडेंट है। और हैवीली डिपेंडेंट है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे माइनिंग ही की जाती है। बाकी यहाँ की कुछ एक उन्होंने लैंग्वेज की बात की है कि दिस इज ऑफ बैंटू लैंग्वेज, नाइजर कॉन्गो लैंग्वेज फैमिली। विक्टोरिया फॉल जो है इसके आसपास का है एरिया। सो कैपिटल इसकी लुसाका है, दैट इज जाम्बिया। और यहाँ पे 6 सेशन हुआ है ज्वाइंट परमानेंट कमीशन भारत और जाम्बिया के बीच में। नेक्स्ट कितने स्लाइड हो गए? 45। आज अच्छा चल रहा है आज के, पर मेरे हिसाब से 45, मैंने 75 बनाए हैं आज। सागरमाला परिक्रमा। एसडी कॉलेज में कौन जीतता था इलेक्शन? अरे इनसे पूछ रहा हूँ इनके कॉलेज की बात पूछ रहा हूँ। एसडी कॉलेज में कौन जीतता था? प्रेसिडेंट, दूसरों को मैं गिनता ही नहीं। एनएस भाई हमारे टाइम पे सोपू जीता था, सोपू का नाम चेंज कर दिया, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, SOI। सोई कौन है बढ़िया बंदा? दसो, पता नहीं है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी नहीं पता, फिर भी बढ़िया पंजाब यूनिवर्सिटी में जीता है। नहीं ये भी इस बार। अच्छा, अब तो मैं जाता ही नहीं वहाँ पे, पर वैसे ही पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है। अब तो ना दंगा हो गया, मर्डर भी हुआ किसी का यूनिवर्सिटी में, PU में। कौन आया था हरियाणवी सिंगर? कौन? AD KD MD? मासूम शर्मा। अच्छा, मासूम शर्मा की बात हुआ है ये। कॉन्सर्ट में किसी को नाइफ से मार दिया, आदित्य ठाकुर के नाम। हिमाचल से ही था? नहीं कहाँ से? बड़ी पॉलिटिक्स गंदी चल रही है। मैं जाके आया आइडेंटिटी कार्ड के बिना, वो एक दिन ही होता है। मेरे को वहाँ का मैस का खाना, पूरी दुनिया का खाना जहाँ भी मैंने खा लिया, मेरे को कोई पसंद नहीं है। वहाँ की मैस का खाना बेस्ट। स्टूसी नहीं, बेकार है। स्टूसी मत खाना कभी भी, डिस्पोजल में खाना। एक नंबर हॉस्टल, 4 नंबर हॉस्टल, 7 नंबर हॉस्टल, बेस्ट हॉस्टल। वहाँ की मैस 45 रुपीज की थाली है, सब कुछ कवर हो जाता है, नो लिमिट, है ना। वहाँ पे पहले मैंने फिजिक्स किया है, BSc ऑनर्स, उसके बाद मैंने स्टैटिस्टिक्स में किया है, और अभी मैं ज्योग्राफी कर रहा हूँ, MSc ओपन इग्नू। सागरमाला परिक्रमा, it is an autonomous surface vessel built by the Sagar Defence Engineering, completed a 1500 voyage from Mumbai to Thoothukudi without human intervention. So एक autonomous surface vessel बनाया गया है, that is by Sagar Defence Engineering, और ये 1500 किलोमीटर का इन्होंने एक अपना रास्ता तय किया है विदाउट किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। और मुंबई से थूथुकुडी आई थिंक इट इज इन तमिलनाडु, है ना, वहां तक ये इसने पूरा का पूरा अपना एक सेलिंग की है। ये है यहाँ पे शिप, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। सो ये PSU है, DRDO के ही एक सब्सिडरी बॉडी है जिन्होंने इसको बनाया है।
सो सागर परिक्रमा है क्या? So Sagarmala Parikrama journey was virtually flagged off by the Union Defence Minister, that is Rajnath Singh, on October 29 during the स्वावलंबन event. तो 29 अक्टूबर को स्वावलंबन एक इवेंट हुआ, वहां पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने सागरमाला परिक्रमा की जो जर्नी है उसको ऑनलाइन वर्चुअल मोड से इन्होंने यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया था, मतलब हरी झंडी दिखाई थी। It is supported by the Indian Navy's Naval Innovation and Indigenization of Organization, Technology Development Acceleration Cell and Innovations for Defense Excellence। तो 3 इसकी बॉडीज हैं जो कि नेवी के अंदर ही काम करती है इनोवेशन के लिए, नए आविष्कारों के लिए। तो उन्होंने इसको यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, मतलब इंसानों ने इसको नहीं चलाया। जैसे आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल चलते हैं ना, ड्रोन्स, वैसे ही ये रिमोट कंट्रोल ही चला है और इसने 1500 किलोमीटर का दायरा पूरा का पूरा कंप्लीट किया। सिंपल कि जहां पे पेट्रोलिंग करनी है आप इसमें कैमरा माउंट कर दीजिए और वो हाई रेजोल्यूशन कैमरा होंगे, इसको घुमाते रहो और देखते रहो। कंट्रोल इंसान ही करेगा। हाँ जी, मतलब इंसान नहीं चलाएगा ना खुद अंदर बैठ के। अब कोई ऐसा ड्रोन देखा है जिसको इंसान नहीं चलाता है? ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि आप इसको ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं वहां बैठ के, फिजिकली वहां पे नहीं, आप कहीं दूर बैठे हैं और वर्चुअली इसको चला रहे हैं। 1500 किलोमीटर का एरिया कवर किया, बहुत बड़ी बात है, राइट? क्योंकि इंसान फटीक का मारा हो जाता है, थक जाता है। देख लो एक बार, थूथुकुडी में एक ओबी है जिसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है तमिलनाडु में। वो तो हर चीज में ऐसे ही बोलता है। नेक्स्ट, INS विक्रांत। INS विक्रांत, recently President of India witnessed the Indian Navy's demonstration on INS विक्रांत। तो हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको यहाँ पे जो इंडियन नेवी है उन्होंने शो केस किया, एक टाइप से डेमो दिया कि हमारा INS विक्रांत काम कैसे करता है। तो वो उन्होंने इस चीज को देखा। अब INS विक्रांत है क्या? ये इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो भारत द्वारा बनाया गया पहला एयरक्राफ्ट, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें आपके बहुत सारे जो आपके एयरक्राफ्ट हैं वो उतर सकते हैं, वो टेक ऑफ भी कर सकते हैं और वहां पे लैंड भी कर सकते हैं। तो इसमें हवाई पट्टी होती है, सिंपल, इसमें एक टाइप से एयर स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर इसको आप माउंट कर सकते हैं। सो दिस शिप हैज बीन डिजाइन्ड इन हाउस बाय द इंडियन नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो एंड कंस्ट्रक्टेड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। सो सिंपल, इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ साथ मिलकर आपकी जो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है इंडियन नेवी का, उन्होंने इकट्ठे मिलकर बनाया है। और अच्छी बात है क्योंकि मैक्सिमम आपके जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं कुछ एक कंट्री ही बना पाती है, तो भारत भी इसका एक हिस्सा है। So it strengthens the country's standing as a blue water navy, a maritime force with global reach and capability to operate over the deep sea. तो इससे भारत की जो एक टाइप से ब्लू वाटर नेवी पॉलिसी है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है। मैरिटाइम फोर्स जो है हमारी भारत की जो समुद्री सेना है, उसका जो रीच है, उसकी जो पहुंच है वो ग्लोबल लेवल तक है, मतलब दूर दूर तक आप जो है इससे ऑपरेट कर सकते हैं। भारत की जो क्षमता है डीप ओशन के ऊपर वो भी बढ़ती है, मीन्स आप ओशन के ऊपर भी अपने एयरक्राफ्ट को कैरी करके ले जा सकते हैं। जहां कभी भी अटैक करना पड़े, कोई स्ट्रेटेजिक पोजीशन आ जाए, वहां पे आप इसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको रिफ्यूलिंग के लिए अगेन एयर स्ट्रिप चाहिए, तो ऑन एयर तो आप रिफ्यूल नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसे जहाज है जो कि रिफ्यूल हो सकते हैं ऑन एयर, बट कुछ एक आपके जो जहाज है उनको दोबारा उतारना पड़ता है, फिर रिफ्यूल करके फिर उड़ाना पड़ता है। तो आपके पास ऐसा एयर स्ट्रिप होना चाहिए, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए। India also joined the elite group of nations, US, Russia, France, UK and China, who are capable of designing and constructing aircraft carriers। तो पूरे विश्व भर में सिर्फ US, रशिया, फ्रांस, UK एंड चाइना यही देश है जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है और जिन्होंने खुद बनाए हैं, और भारत भी अभी इस लिस्ट का पार्ट है। सो हमारे लिए ये गर्व की बात है कि भारत के पास भी ऐसा INS विक्रांत है, और बहुत जल्दी ये और भी बनाएंगे। जहां भी ये बैठे हैं ये स्ट्रिप ही है। एक्सरसाइज ओस्ट्रा हिंद हुआ ये पहले नहीं? सो एक्सरसाइज ओस्ट्रा हिंद
थर्ड एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद commenced at the foreign training node. अरे बात मत करो, आगे होके बैठो। आरती फोन बंद करो, चढ़ दो फोन। So third edition of joint military exercise Ostra Hind commenced at the foreign training node that is in Pune, Maharashtra. The exercise will be conducted from 8th of November to 21st of November. तो एक्सरसाइज ओस्ट्रा हिंद इसका तीसरा संस्करण, मतलब तीसरी बार ये एक्सरसाइज की जा रही है और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज को 8 से 21 नवंबर तक परफॉर्म किया जाएगा इंडियन नेवी का जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है पुणे, महाराष्ट्र में। अभी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। यहाँ पे एनुअल इवेंट कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। कभी ये एक्सरसाइज इंडिया में होती है, कभी ऑस्ट्रेलिया में होती है, एनुअली हर साल में एक बार। लास्ट एडिशन जो था इस एक्सरसाइज का वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था दिसंबर 2023 में। सो इंडियन कंटिजेंट जो है, मतलब भारत की तरफ से लगभग 140 लोग जो थे उन्होंने इसमें पार्ट लिया है। और इस साल की अगर बात करें तो लगभग डोगरा रेजिमेंट के कुछ एक जवान हैं, कुछ एक कंटिजेंट बटालियन है और इंडियन एयरफोर्स के जवान है, उनको यहाँ पे भेजा जाएगा 14 जवानों को। सो एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन 2 phases, कॉम्बैट कंडीशनिंग एंड टैक्टिकल ट्रेनिंग फेज एंड वैलिडेशन फेज। तो इसको अलग अलग चरणों में पूरा किया जाता है। सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज ओस्ट्रा हिंद, जो कि 8 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक पुणे, महाराष्ट्र के में जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है इंडियन नेवी का, वहां पे इसको परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों कंट्रीज के बीच में एक टाइप से स्टार्ट किया गया है इसको। फ्लैग सभी कंट्रीज के होते हैं, जिस कंट्री के बीच में ये हो रहा है तो वहां पे फ्लैग भी वही होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक टाइप से कुछ पेंटिंग या कुछ एक इनका मोमेंटो है वो इनको दे रहे हैं। हाँ जी, प्लेस इसमें पूछेंगे ऑस्ट्रा हिंद कौन कौन सी कंट्री के बीच होती है, कौन सा एडिशन था, कहाँ पे हुई, राइट, और ये कौन कौन से फेसेस में की जाती है। तो फेसेस भी पूछे जा सकते हैं, सिंपल। एडिशन, प्लेस, कंट्रीज, हाँ पीसीएस वगैरह पूछ लेते हैं, एसएससी में पूछ लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2025। तो क्यूएस जो है ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, उनका एक रैंकिंग निकालते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल है, एकेडमिक है, चाहे स्पोर्ट्स में है। तो डिपेंडिंग अपॉन इन फैक्टर्स के हिसाब से ये पूरी की पूरी लिस्ट निकालते हैं। और ये जो लिस्ट निकाली गई है ये एशिया की निकाली गई है, एशिया 25। सो इंडिया विद टोटल ऑफ 163 यूनिवर्सिटीज रैंक्ड इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड country in the recently released 16th edition of World's University Rankings Asia by Quacquarelli Simons। So QS का फुल फॉर्म भी दे रखा है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि हाल ही में जो आपका QS है उसने रैंकिंग निकाली है यूनिवर्सिटीज की। भारत की लगभग 163 जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो मतलब यहाँ पे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा रहा है। और इसमें इनमें पूरा का पूरा डाटा निकाला है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में, और स्पेसिफिकली दिस इज अबाउट एशिया। सो ये जो क्यूएस की लिस्ट है हर साल निकाली जाती है एक बार, और 2009 से इसकी शुरुआत हुई है, जहां पे ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज आपकी एशिया की उनको यहाँ पे फीचर करते हैं हर एक साल के बाद। और इंडिया के 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टॉप 50 में हैं और 7 जो हैं वो टॉप 100 में है क्यूएस इंडिया रैंकिंग 2025 में, विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली जो कि 44th पोजीशन पे है। सो 50 जो आपके टॉप 5 में है वहां पे हमारी 2 यूनिवर्सिटी आई हैं, टॉप 100 में हमारी 7 यूनिवर्सिटी आई हैं, और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली है वो 44th पोजीशन पे है एशिया में के हिसाब से। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग एनर्जी स्टडीज UPES ये देहरादून में है, मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूशंस। तो एक UPES करके ये पेट्रोलियम के ऊपर स्टडी करते हैं ना। सो यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग एनर्जी स्टडी ये देहरादून में इन्होंने अपना पोजीशन चेंज किया है, मतलब इंप्रूवमेंट की है इन्होंने रैंक में। और ये 140 स्पोर्ट्स जो है ठीक हुए, 148 पे आ चुके हैं। तो 150 ये जो आपके टॉप 150 उसमें से एक नंबर इसका भी है। सो सिंपल ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करते हैं, 16th टाइम ये किया गया है और 2009 से कंटिन्यू किया जा रहा है। भारत की कुछ एक टॉप 50 में है, कुछ एक टॉप 100 में है, कुछ 150 में है, और सिंपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT दिल्ली दैट इज एट दी
44th पोजीशन। वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। एक सूर्य, एक संसार या एक विश्व और एक ही ग्रिड। एक ग्रिड मतलब सारी की सारी आपकी। फॉर एग्जांपल कल ही आप पढ़ रहे थे रोटेशनल रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कुछ जगह पे सूर्य की रोशनी कभी किस टाइम पे पड़ती है, कभी किस टाइम पे पड़ती है। मोदी जी का ये नेतृत्व है, अपनी लीडरशिप है, वो कहते हैं कि जितनी भी आपकी सोलर एनर्जी बन रही है, जो भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी बन रही है, इसका एक ग्रिड बना देना चाहिए। ग्रिड का सिंपल सा मीनिंग क्या है, जैसे आप सर्किट हाउस देखते हैं, मान लीजिए इंडिया यहाँ पे है बीच में, तो इंडिया का यहाँ पे ग्रिड है। इंडिया के ग्रिड को आपने जोड़ देना है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश वाला आप जोड़ देंगे म्यांमार के साथ, राइट। और इंडिया को आगे आपने जोड़ देना है पाकिस्तान के साथ, आपके अफगानिस्तान के साथ, आगे ईरान के साथ। तो आप मतलब सिंपल समझिए, मैंने एक टाइप से पिलर बनाए हैं, दीज आर दी ग्रिड्स। इन ग्रिड्स को आपने एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर देना है, स्टोर करके रखनी है। बिजली जो है जितनी भी आप सस्टेनेबल तरीके से बना रहे हैं आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, उसको आपने इंटरकनेक्ट कर देना। मान लीजिए ईस्टर्न डायरेक्शन में जापान, मतलब आपने करते करते इसको जापान तक पहुंचा दिया, जहां पे सबसे पहले सूर्य की रोशनी आ रही है, राइट। वहां पे जनरेट हुई, अगली कंट्री में पहुंच गई, उससे आगे जनरेट हुई, अगली कंट्री को दी। मतलब एक दूसरे को आपने सप्लाई करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी को आपने सप्लाई करना है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। तो एक ही आपने ग्रिड बनाना है। इस ग्रिड, इंटरकनेक्टेड ग्रिड के थ्रू जहां पे एनर्जी की नीड है वहां पे एनर्जी सप्लाई दी जा सके। फॉर एग्जांपल हमें, हमारी नीड खत्म होगी एक दिन की, तो हमने आगे सप्लाई दूसरी कंट्री को दे देनी है। जहां पे सूर्य की रोशनी लेट पहुंचेगी, यहाँ पे एनर्जी लेट जनरेट होगी उसके लिए। सो इंडिया is in advanced discussion with Oman. India is in advanced discussion with Oman, UAE, Saudi Arabia, Maldives, Singapore to establish cross-border electricity transmission lines as part of the ambitious One Sun, One World, One Grid initiative. ये कह रहे हैं कि भारत जो है एक एडवांस अपनी तरफ से डिस्कशन कर रहा है, चर्चा कर रहा है ओमान के साथ, यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया, मालदीव और सिंगापुर के साथ, ताकि क्रॉस बॉर्डर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन है, जो आपकी बिजली की तारें हैं, उनको बिछाया जा सके, ताकि जो आपका एम्बिशियस टारगेट है एक, राइट, दैट इज वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, इसको पूरा किया जा सके। तो इन कंट्री के साथ भारत जो है एक टाइप से समझौता करना चाहता है और इस ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट करना चाहता है। द आइडिया फॉर द initiative was put forth by the Prime Minister of India at first assembly of the International Solar Alliance in October 2018। तो 2017 में ISA को बनाया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। उसके एक साल बाद मीटिंग हुई थी अक्टूबर 2018 में। तो वहां पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने पहली असेंबली में कहा था कि ऐसा एक ग्रिड बनाना चाहिए। अच्छा है, वैसे आइडिया तो अच्छा है। दिस इनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस ट्रांसलेशन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड दैट सप्लाइज पावर वर्ल्ड वाइड। तो ये एक ऐसा ट्रांसलेशनल इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क होगा जहां से अलग अलग देशों में पावर सप्लाई की जाएगी। द प्रोजेक्ट इज बीइंग spearheaded by the governments of India and UK in partnership with the International Solar Alliance and the World Bank Group। तो शुरुआत में भारत के साथ साथ में यूके की पार्टनरशिप हुई, फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस से इन्होंने बात की, और अगेन वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो टॉप इसमें अगर आप देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वर्ल्ड बैंक, इंडिया और यूके ने इसके ऊपर पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात की थी, मतलब इसको ये लीड कर रहे थे। विजन क्या है? टू कनेक्ट डिफरेंट रीजनल ग्रिड्स थ्रू अ कॉमन ग्रिड दैट विल बी यूज्ड टू ट्रांसफर रिन्यूएबल एनर्जी पावर एंड दैट्स रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, स्पेशली सोलर एनर्जी। तो सिंपली चाहते हैं कि जितने भी आपके अलग अलग क्षेत्रों के ग्रिड हैं उनको एक कॉमन ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाए, और उससे जितनी भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, जितनी भी आपकी नवीकरणीय ऊर्जा आपने बनाई है, उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके, जिससे आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो आपका पोटेंशियल है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके, और जो आपकी सोलर एनर्जी है इसके ऊपर ज्यादा ये फोकस करने की बात कर रहे हैं। इंडिया इज टू हार्नेस सोलर एंड अदर renewable energy sources from different parts of the world where the sun is shining at any given moment and they efficiently transmit that power to areas where there is a need। तो सिंपल भारत जो है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी के ऊपर भारत ज्यादा फोकस कर रहा है, जहां पे भी सन शाइन कर रहा है किसी भी गिवन मोमेंट पे, तो वहां पे इस एनर्जी को बनाया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा और उस जगह पे भेजा जाएगा जहां पे नीड है। So this aims to provide power to about 140 countries through a common grid that will ensure the transfer of clean and efficient solar power। तो इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव के थ्रू ये चाहते हैं कि 140 देशों में एक कॉमन ग्रिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा सके,
और ये जो इलेक्ट्रिसिटी होगी ये क्लीन एनर्जी होगी और एफिशिएंट सोलर पावर होगी। तो इनिशिएटिव अच्छा है, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि सभी कंट्री के साथ आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। बीच में फिर ये एग्रीमेंट से भाग भी जाते हैं, मुकर भी जाते हैं। सो अच्छा है वैसे, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से प्रमोट होगी। ऐसे हर एक कंट्री को कहते हैं कि आप रिन्यूएबल एनर्जी बनाइए, बट एंड में हम पेट्रोल यूज करते हैं, है ना, या फिर थर्मल पावर प्लांट यूज करते हैं। नहीं होती, वो आगे से आगे ट्रांसफर होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल भाखड़ा में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन रही है ना, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने उसको स्टोर करके रखा आपके सर्किट हाउस में, तो वो वेस्ट हो जाएगी। ट्रांसमिशन लाइन में ऑल्दो थोड़ी सी लूज होती है, बट आप उसको ट्राई करते हैं कि आगे से आगे भेज दें, है ना। जैसे पंजाब की नीड पूरी होगी तो दिल्ली भेज दिया, दिल्ली की पूरी होगी हरियाणा, हरियाणा की पूरी होगी तो राजस्थान, तो आगे से आगे उसको कनेक्ट करते जाते हैं। ये आपका मेनहिर, दैट इज मोनोलिथिक साइट्स आपने पढ़ी है। मोनोलिथिक मींस एक ही टाइप के स्टोन से बनी हुई जगह है ना। मेगालिथ क्या होते हैं? बिग स्टोन्स, लार्ज स्टोन्स, जिसके नीचे लोगों को दबाया जाता था, अलोंग विद उनके जितने भी चीजें होती थी पर्सनल यूज की, चाहे उसका डॉग है, डॉग के साथ भी पाएगी डेड बॉडी, है ना। तो ऐसी हरकतें पहले की जाती थी, लोगों को दबाया जाता था। मेगालिथिक बरियल्स एंड आपके मोनोलिथिक स्टोन्स। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो मेनहिर है, ऐसा आयरन एज का एक मेनहिर जो है, मेमोरियल पिलर, लोकली नोन एज निलुवु रई, फाउंड इन दी कामनसपल्ली विलेज ऑफ नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तो अगर आप सिंपल देखिए, आंध्रा, नर्मदा वैली, गोदावरी वैली, ये जो है आपकी पेलेलिथिक, मेसोलिथिक, इस एरिया का पार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वहां पे आपको ऐसा एक मेनहिर देखने को मिला है। ये पिलर है, और ये पिलर जो है एक मोनोलिथ से बनाया गया। मोनोलिथ मतलब सेम टाइप का स्टोन। लिथ का सिंपल मीनिंग होता है स्टोन, एंड मोनो मीन्स सिंगल, राइट, सिंपल। दिस इज अ मेनहिर। बाकी और भी दे रखे हैं कि ऐसे ऐसे मेगालिथ और मेनहिर्स जो है कई जगह पे देखे जाते हैं पूरे के पूरे संसार में। तो लगभग 2935 सबसे ज्यादा जो है वो आपके आई थिंक फ्रांस में, यहाँ फ्रांस में मिलते हैं ये। सो उसके बारे में, सो मेनहिर नॉट इम्पोर्टेंट। सिंपल समझिए कि ये आपके कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट जो आपके तेलंगाना में, वहां पे पाया गया, वहां पे देखा गया। सतलुज रिवर, गंगानगर वालों ने ब्लेम किया है पंजाब को कि आप हमारी जो सतलुज नदी आ रही है उसको पोल्यूट करके हमारे पास भेजते हो, मतलब उस पानी को हम यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंडस्ट्री का सारा के सारा कचरा इसमें डाल दिया जा रहा है। सो इसलिए श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान ने इल्जाम लगाया है, एलिगेशन लगाया है, पोल्यूशन इन द रिवर सतलुज व्हिच दे ब्लेम ऑन फैक्ट्रीज इन द नेबरिंग पंजाब स्टेट। सो एंगर माउंट्स इन श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान अगेंस्ट alleged pollution in the river Satluj which they blame on factories in the neighboring state। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो कि सतलुज नदी को गंदा कर रही हैं या फिर उसको पोल्यूट कर रही हैं, प्रदूषित कर रही हैं, और लोगों में इस चीज का बहुत गुस्सा भी है। सो सतलुज के बारे में, इट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस। तो सिंधु नदी की या फिर इंडस नदी की सबसे बड़ी, ये सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी जो है, सहायक नदी जो है, वो एक सतलुज नदी है। इसको सुतुद्री भी कहते हैं, यहाँ पे सताद्री लिखा है, बट दिस इज सुतुद्री इन संस्कृत। सतलुज नदी इज प्राइमरी लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ द विंध्या रेंज, ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये सब चीजें मत देखिए, आपको पता है कहाँ से आती है ना। और ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है? हिमालय में लेक है राकसताल, तिब्बत में 15,000 फीट 4600 मीटर हाइट है, वहां से ये निकलती है। और it is one of the only 3 trans-Himalayan rivers originating from the high Tibetan plateau। तो ये उन 3 नदियों में से है जो कि ट्रांस हिमालयन रीजन से निकलती है, मतलब तिब्बत के ऊंचे पठारों से निकलती हैं और माइटी हिमालयन रेंजेस को काटते हुए आती हैं। तो इसके अलावा 2 जो नदियां हैं जो कि ट्रांस हिमालयन रीजन से निकलती हैं, वो है इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये तीनों नदियां ट्रांस हिमालयन रीजन को कट करते हुए माइटी हिमालय से बहती हैं। बाकी इसके बारे में दे रखा है कि शिवकिला पास से आती है एंड देन फ्लो करती है नंगल की तरफ, फिर ब्यास रिवर के साथ मिलती है, एंड देन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे लगभग 350 किलोमीटर का एरिया ये कवर करती है बिफोर एंटरिंग इनटू चेनाब रिवर। उसके बाद फिर ये इंडस का ही पार्ट बन जाती है। सो दिस इज अबाउट सतलुज रिवर। लास्ट करते हैं, नेक्स्ट है होकरसर वेटलैंड। होकरसर वेटलैंड जो है, इट इज इन दी
कश्मीर टू वैली हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो हो गया वो अच्छी बात है। मैंने तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे दे ही देने हैं ना पीडीएफ, लाइटनिंग है इसको बाद में करेंगे, ठीक है। सो 53 हो चुके हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी ब्रेक लीजिए और नेक्स्ट क्लास है 12 बजे।